Hello everyone and welcome back to Entrance Investigation. This is Sambhav here and today we are going to discuss about statistics and mathematical reasoning. So as you guys know that these topics are both JMain oriented and questions come frequently. Okay, what I mean to say that these questions are very easy and they're easy kill type topics and you can do them within 1 hour 2 hours and then this would be great. Okay, so in this video, we're going to start with statistics and mathematical reasoning. So as I always tell you about the structure, how this video would start. तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे अपन लोग स्टैटिस्टिक्स में हम बेसिकली देखो दो तरह की अप्रोच होती है। एक तो होता है कि फॉर्मूला याद करो, आगे बढ़ो, चीज समझो, हो गया। दूसरा होता है उस फॉर्मूला कहाँ से आया, फॉर्मूला समझना। थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला अपन क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला अपन समझेंगे कि कहाँ से आ रहा है। क्योंकि अगर आपको पता होती है ना, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होता है तो बहुत सारी मतलब चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं या ऑटोमेटिकली क्लियर आउट हो जाती हैं। तो यस, स्टैटिस्टिक्स में हम ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे। देन कमिंग टू मैथमेटिकल रीजनिंग, तो उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हैं वो टोटोलॉजी या फैलेसी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, और बाकी थ्योरी आपके लिए कंप्लीट कराई जाएगी बट आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए, आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। दैट इज व्हाट मैथमेटिकल रीजनिंग डिमांड्स। तो आई थिंक दिस वीडियो, इफ यू वॉच इट completely and thoroughly, these two topics will be covered and these topics will be very much strong for you when it comes to JEE main examination. ठीक है, you will be easily able to solve. So जिन लोगों ने पिछले दो सेशंस को नहीं देखा है तो उनको देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन जो ऊपर बना है उसमें भी मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो देख लेना है अच्छे से। ठीक है, और आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन जो है, एंगल्स एंड एसओटी, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, इक्वेशंस, वो वाला पार्ट आपका कवर हो जाएगा जेई मेन के लिए। ठीक है, and this video, after this video, we would be covered with three topics and three very important. So that would that would be weightage would be around 4 to 5 questions. I think that will be definitely sure short questions that will be asked in JMain. So this means that from these three videos, you're approximately getting around 15 to 20 marks just at an approximation. I'm just approximating because you never know, but yes, it is observed from the patterns that have been observed in these papers जो हमारे इस समय फेब्रवरी एंड मार्च में हुए, और अभी ये जो मई वाला, सॉरी कौन सा जून वाला जो अटेम्प्ट है उसमें भी ये देखा जा रहा है। ठीक है, सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। सो सबसे पहले, एज आई नो इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है संभव गोयल और आई एम द फाउंडर ऑफ एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन। और चलिए शुरू करते हैं। आज अपन स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही इजी, देखो स्टैटिस्टिक्स में टॉपिक्स का मैं आपको वेटेज बता देता हूँ। मीन, मीडियन, मोड आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये आप 10वीं कक्षा में करके आते हैं तो इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ज़्यादा सवाल क्या होते हैं, इनकी एप्लीकेशन कहाँ, जैसे इनकी एप्लीकेशन जहाँ पर आती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेसिकली इन टॉपिक्स और इस पे मीन पे, इन पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और बेसिकली मीन पे भी इसलिए आते हैं क्योंकि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हम अबाउट मीन देख रहे होते हैं। तो हमारे डेटा के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूँ तो दिस विल बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। सो यू हैव टू वॉच इट बिकॉज देखो क्या होता है कि लोग 4-5 फॉर्मूले याद करके बोलते हैं कि उन्हें स्टेटिस्टिक्स आ गया, बट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली यू मस्ट गेट इनटू इन डेप्थ, सम थिंग्स शुड बी एट अ गुड लेवल। एंड यस, अगर कभी कभी को थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन बना दिया देन इट वोंट बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू टू सॉल्व। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो अर्थमेटिक मीन, so for an ungrouped distribution, if there are n values of the variate, then this their arithmetic mean is given by this. So this is very simple. So mean is simply sum of all observations. See, जो याद रखने वाली चीजें वही याद रखेंगे कि sum of all observation। देखो ये तीन फॉर्मूले याद रखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, दो तीन जो भी हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको बस ये जनरेट करना है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर तो आपको पता लग ही रहा है।
तो फॉर अ ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्या है, x1 x2 आर वैल्यूज विद कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, मतलब x1 कितनी बार आ रहा है f बार, तो हम x1 को f बार ऐड कर रहे हैं, यानी कि x1 प्लस x1 प्लस x1 प्लस x1, तो उसको हम इनडायरेक्टली f f1 टाइम्स x1 लिख देंगे, सिमिलरली f2 टाइम्स x2 लिख देंगे, और ऐसे करते करते अपन लिख सकते हैं. So basically we are just applying this thing only. So this is the fundamental thing that you must know. ठीक है, so this is for grouped and ungrouped. And for short method, तो short method के लिए क्या करते हैं, for a grouped frequency we know that we can take some assumed mean. ठीक है, if we take some assumed mean then we will take the deviation about that mean. So what is that deviation? So deviation is this factor. Okay, मतलब for example अगर हमारे पास कोई डेटा है, let's say 1 2 3 7 एंड 9, ठीक है, तो अगर हम इसका मीन देखें तो इसका मीन कितना आएगा, 9 7 16. थोड़ा सा आसान सा डेटा लेते हैं ना, तो 7 2 9, इसको इसको हम कितना 8 कर लेते हैं, इसको 8 कर लेते हैं, तो 9 9, और इसका ये 3 है ना, इसको भी कितना, पांचवी ऑब्जर्वेशन है, 9 9 18, इसको 2 कर लो. ठीक है, ऐसे कर लो, तो इससे क्या आ गया, इसका जो मीन आ गया, इसका जो मीन, वैसे एक्चुअली ये मीन है. ठीक है, हालांकि आपको मीन पता नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली हमें वही निकालना है, तो यू नॉट सपोज टू नो द मीन. तो लेट मी टेक सम गुड डाटा सो दैट इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकें अपन. दिस इज 1 2, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 ही ले लो यार, इजी सा डेटा लेते हैं. ठीक है, या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, या 1 2 3 6 5 ऐसे कर लेते हैं, ये ले लेते हैं. ठीक है, तो 1 2 3 6 5 में अगर हम देखें, तो 1 2 3 6 5 में अगर हम देखें तो इसका मीन कितना होगा, ये 6 होगा, ये यहाँ 4 होता तो, अच्छा ठीक है, तो ऐसा करता हूँ मैं, एक अज्यूम्ड मीन ले लेता हूँ, लेट्स से 3 मेरा अज्यूम्ड मीन है. मुझे पता है अज्यूम्ड मीन में हम कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट के अबाउट डेविएशन देखेंगे, आर्बिट्रेरी पॉइंट हमारा अज्यूम्ड मीन है. तो करेक्ट मीन निकालने के लिए अपने पास कुछ नहीं करना है, अज्यूम्ड मीन के अक्रॉस कितना डेविएशन है उसको कर लो. बेसिकली क्या है कि अगर हम इसको अज्यूम्ड मीन मानते हैं तो ये कितना है, a+3, ये कितना है a+2, ये कितना है a-2, और ये कितना है a-1. तो बेसिकली अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना आसान हो जाएगा. तो जैसे ही अपन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करें तो ये आ जाएगा a-2 प्लस a-1 प्लस a+3 प्लस a+2 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो दैट इज इक्वल टू 5. तो ये 5a आ गया ना, तो इससे क्या बन गया, a हमारा बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो a हमारा इसमें बाहर आ जाएगा, क्योंकि 5a/5 1 हो जाएगा, प्लस सम ऑफ ऑल द डेविएशन. अब ये क्या है, -2 हमारी डेविएशन है, -1 डेविएशन है, कितना वो डेविएट कर रहा है, कितना उसका डिफरेंस है मीन के साथ, तो दैट इज सम ऑफ ऑल डेविएशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो यही वाली चीज लिखी हुई है. तो मीन लिखने का एक तरीका है, और इसी से अपना सही वाला जवाब आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पर 3 मीन को लिया है, so if we take 3 as our mean, so 3 plus what is the sum of deviation, so it is 2, and what is the number, what are the number of observation, 2/5, so इसका जो mean आएगा that will be equal to 3.4. ठीक है, so I think this much is quite clear and this is a very easy thing to do. I don't think कि इसमें किसी को भी दिक्कत होगी. अगर किसी को इसमें दिक्कत है so they must be prepared for the exam only, और कुछ नहीं है, बिकॉज ये आप सब पढ़ के आ रहे होंगे. नेक्स्ट अपना स्टेप डेविएशन आ गया, तो उसने क्या किया कि अभी तक अपन क्या कर रहे थे, अभी तक अपन मीन के कॉरेस्पॉन्डिंग ले रहे थे. ठीक है, किसी मीन के कॉरेस्पॉन्डिंग ले रहे हैं. अब हम क्या कर रहे हैं कि मीन के कॉरेस्पॉन्डिंग तो ले रहे हैं, साथ में ये वाला जो मेथड होता है, सबसे पहली बात कि ये वाला मेथड जब हमें इंटरवल्स दिए हों क्लासेस के, तो मैं आपको, आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि जैसे 10 to 20 है, तो इसका हाइट ऑफ क्लास जो h है वो कितना है, 10 है. ठीक है, ये इंटरवल्स जब दिए हों किसी भी क्लास में, क्लास इंटरवल CI लिखते हैं. ठीक है, उसमें यूज होता है. एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं दिखते हैं कि, और ऑफ कोर्स वो पूछेंगे भी कैसे. ठीक है, आपको स्टेप डेविएशन से करना है, तो बस इसमें कुछ नहीं है कि मतलब वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से क्लास डिस्ट्रीब्यूशन होता है. फॉर मोर डिटेल्स रेफर टू 10th क्लास.
इसका कोई मतलब इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। सो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो अबाउट द फॉर्मूला कि इस तरीके से होता है। बस उसने क्या किया, डेविएशन पर हाइट ऑफ इंटरवल से कर दिया, जिससे क्या हो जाएगा कि आपके पास थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वर्जन बन जाता है इस चीज का। नथिंग एल्स, दिस इज वेरी सिंपल एंड आई डोंट थिंक इसमें किसी को दिक्कत होनी चाहिए। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो दिस इज वेटेड मीन। तो वेटेड मीन का भी उतना वैसे वो नहीं है, बट वेटेड मीन का जस्ट आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि अगर हम वेटेड मीन कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका क्या है, W1 x1 वैल्यू है, x2 वैल्यू है, और मतलब दिस इज जस्ट लाइक फ्रीक्वेंसी। तो मीन निकाल रहे हैं ना, तो इसको फ्रीक्वेंसी की तरह एज्यूम कर लो, वेट को यू कैन एज्यूम एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे 1 kg को 1 रख दिया तो मतलब वे वो वाला वेट वैसे नहीं है, बट वेटेड मीन को इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, लेट अस मूव अहेड। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन में आपको क्या ध्यान रखना है कि सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द वेरिएट फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। सो लेट अस टेक अ सिंपलर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो हमारे पास एग्जांपल आ गया, लेट्स से 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका मीन हमें पता है 3 है, तो लेट्स से अज्यूम दिस मीन ए। ठीक है, तो इसका डेविएशन आई जस्ट चेक फॉर द डेविएशन। तो डेविएशन क्या है, 3 से कितना डिफरेंस है, दैट इज डेविएशन। तो 3 से 3 का डिफरेंस 0 है, इधर इट इज -1, इधर इट इज -2, इधर इट इज 1 एंड इधर इट इज 2। तो जब हमारे पास हम एज्यूम्ड मीन, अगर हम तुक्का सही लगा रहे हैं, दैट इज जब हम एज्यूम्ड मीन तुक्का जो लगा रहे हैं, अगर मेरा एज्यूम्ड मीन इक्वल टू मीन हो गया, तो यहाँ पर मेरे पास जो सम ऑफ डेविएशन है दैट वुड बी इक्वल टू 0। तो इसी से हम कह सकते हैं कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी बाय एन कर रहे थे जो अपन। तो इसमें सिग्मा डी का वैल्यू अगर 0 हो गया तो ये बन जाएगा। तो इसमें आई डोंट थिंक किसी को दिक्कत हो रही होगी, बट यस अगर ये कभी पूछ ले मतलब कि डेविएशन ऐसे ऐसे है, तो आपको पता है कि मीन के अक्रॉस देख रहे हैं अपन डेविएशन, तो डेविएशन का सम हमेशा 0 होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल उसने कह दिया कि किसी आपके पास ऐसे कोई एंटिटीज है x1 2 3 और 4। ठीक है, और आपको क्या बोल दिया कि इसका मीन जो है लेट्स से दैट इज 2.5। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा बना लो, ठीक है, कि अगर ऐसा पूछ लिया तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अगर आपसे ऐसा कुछ पूछ ले, आपको पता है इसका मीन है 2.5, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिग्मा डी को 0 कर दो, आप ए रख दोगे 2.5 और सिग्मा डी को 0 कर दोगे। तो इससे क्या बनेगा आपके पास, x माइनस 2.5 लगा लो। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन पॉजिटिव या नेगेटिव वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा तो आपको सिर्फ पॉजिटिव लेना क्योंकि हमारा डेटा जनरली पॉजिटिव होगा। ठीक है, प्लस 1 माइनस 2.5 इज -1.5। सही है, हाँ ठीक है, और इसका कितना आ जाएगा -0.5, और ये आ जाएगा 0.5, और ये आ जाएगा कितना 1.5। तो इसमें x माइनस 2.5 का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। तो आप लोगों को पता है कि इन इन चारों का ही, वैसे तो ये बहुत इजी था, क्यों, क्योंकि अगर हम देखें इन चार का मीन देख लो, इन चार का मीन देख लो, और इस मीन को आप इसके साथ कंपेयर कर लो और उसको डिवाइड बाय 2 कर लोगे तब भी सही रिजल्ट आएगा। बट ओके इट्स फाइन, अगर हम किसी भी तरीके से करेंगे तो इससे x का वैल्यू 2.5 आ रहा है, दैट इज सेटिस्फाइंग। तो इसी से हमारे पास इस तरीके से वी कैन यूज दिस मेथड, वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी टू फाइंड सम नंबर्स। दिस इज अ वेरी स्पेशल थिंग और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। अब ऑफ कोर्स जो लोग फॉर्मूला याद करने या रटने के बेसिस पे करेंगे उन्हें कैसे पता होगी ऐसी चीजें। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस दैट एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन क्रिएट्स। सो इसी बात पे सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अपन अगली वीडियो देखते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ वेरिएट फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर यहाँ पर डेविएशन ही 0 हो तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोर्स वो मिनिमम आ जाएगा, एक तरीके से आप उस तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे करेंगे तो ये मिनिमम आएगा, इसको ऐसे प्रॉपर्टी याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा rather than going into its explanation because that is a futile exercise at the end of the day. Okay, let us move to the next point. If x bar is the mean of the variate xi, so if x bar is the mean of variate xi, this is mean of xi. ओके, तो हमने क्या किया कि अगर हमने हर xi को लेट्स से लेमडा से हमने इंक्रीज कर दिया तो हमारा फाइनल जो उसका अर्थमेटिक मीन होगा वो भी लेमडा से इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी को अपन एक डेटा के साथ, ये देखो ये बहुत सिंपल है समझना। अगर आपकी
टर्म जो थी वो एक्स आई थी, तो ये इससे हमारे पास ये रिजल्ट बनता है सिग्मा एक्स आई बाय एन इज इक्वल टू एक्स बार। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक्स आई प्लस लैम्डा होगी वेयर लैम्डा इज सम कांस्टेंट, तो सिग्मा एक्स आई प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एक्स बार प्लस लैम्डा। ठीक है, क्योंकि ये क्या बनेगा, एक्स बार बन जाएगा फर्स्ट टर्म अगर हम इसे स्प्लिट कर लें। ठीक है, मान लो हमने इसे स्प्लिट कर लिया, तो दिस विल बी सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय एन प्लस सिग्मा लैम्डा डिवाइडेड बाय एन। और लैम्डा हम कितनी बार ऐड करें, लैम्डा प्लस लैम्डा आई एन बार, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एक्स आई बाय एन इज एक्स बार प्लस एन लैम्डा बाय एन दैट इज लैम्डा। ठीक है, सिंपल, तो हमारे पास ये आ जाता है। अच्छा, प्रोडक्ट कर लें, तो ये जो छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए कि प्रोडक्ट कर ले तो लैम्डा सिग्मा एक्स आई आ गया डिवाइडेड बाय एन ऐसा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इसे प्रोडक्ट कर रहे होंगे यहाँ पर तो लैम्डा तो कांस्टेंट है, तो वो सिग्मा के बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स बार। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, और इसी को जब हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, तो लेट्स से आई टेक if I know that am of xi is equal to sigma xi by n, this is equal to x bar। ठीक है, then am of a times of, या a times, या लिख लो इसको, अल्फा ले लो, अल्फा बीटा ले लो, वो सुंदर लगते हैं, तो अल्फा टाइम्स ऑफ एक्स आई प्लस बीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो दिस विल बी सिग्मा अल्फा एक्स आई प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाय एन। सो बीटा डिवाइडेड बाय एन वाले टर्म से हमें बीटा एज इट इज ऐड होके मिल जाएगा, और दिस विल बी अल्फा टाइम्स ऑफ एक्स बार। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है, तो आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर। ये सारी टर्म अभी तक हमने जो जो डिस्कस किया, आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर। नेक्स्ट इज am is independent of the change of assumed mean, that is arithmetic mean is not affected by the assumed mean। तो देखो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बस इतना सा कहूंगा कि अगर हम कोई अज्यूम्ड मीन ए लिख ले किसी भी एक डेटा के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 2 3 4 और 5 के लिए अज्यूम्ड मीन को अगर मैं 2 रख दूं, ठीक है, तो मेरा जो मीन होगा, एक्चुअल मीन मुझे पता है 3 है वैसे, तो 2 प्लस सिग्मा डी बाय एन आएगा, so this is 2 plus this is 5, and what is the sigma d, so this is -1, this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, so this is 3 plus 2 5, and plus 1 minus 1 वो कैंसिल हो जाएगा, तो 5/5, so this becomes 3। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली आ गया। अब ऐसी में हमने जब a को 3 रखा था तब तो हमें पता ही था कि x बार का वैल्यू 3 आ रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम a का वैल्यू चेंज कर भी रहे हैं, दैट इज अज्यूम्ड मीन चेंज होने पे डेविएशन चेंज हो रहा है, बट फाइनल जो हमारा फाइनल मीन है वो सही रहेगा। ठीक है, और इस वाली चीज का एक बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है, अगर a को a डैश रखोगे तो ऑफकोर्स डेविएशन चेंज हो जाएगी, तो बस सिंपल है। और वैसे भी किसी भी डेटा के लिए मीन फिक्स्ड क्वांटिटी है, बिकॉज इट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एंड दैट विल रिमेन फिक्स्ड इन एनी केस, फिक्स्ड इन एनी केस, सो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट अरिथमेटिक मीन्स। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट ज्योमेट्रिक मीन्स। दिस इज वेरी सिंपल एंड ये पूछा नहीं जाता है जनरली इसमें। दिस इज आस्क्ड मेजरली इन दैट, what do we call, yes, we call that chapter as sequences and series. We discuss geometric means, we'll discuss there as well, but currently we are going to discuss some basics about it. So for ungrouped distribution, if we are given, so let's say for x1 x2 x3, what is the geometric mean, or I can write the general xi. Okay, so that is product of all the xn, sorry, from i1 to n. If I take the product of all and take it to the power 1 by n, then this quantity is the geometric mean. You must know it, and this is the only thing. ठीक है, and you have to manage this only। हाँ ना, जितनी बार वो रिपीट हो रहा होगा उतनी बार वो पावर में चला जाएगा, तो सेकंड भी ऐसे। और ये लॉग एंटी लॉग वाले इस पंगे में फंसो ही मत, है ना। दिस इज ऑफ नो यूज, बिकॉज क्या कुछ नहीं, यहाँ पर पता हम क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग ओनली वन थिंग, दे आर टेकिंग लॉग है, तो यहाँ से लॉग जी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 by n लॉग पाई के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है। तो फिर अब जी को लिखने के लिए दे आर यूजिंग एंटी लॉग,
इन्होंने क्या किया, बस एक 1/n को नीचे लाने की कोशिश की है, नथिंग एल्स। तो दिस इज समथिंग, मतलब दैट इज क्वाइट not that much effective, I guess. So this is just some random thing. So you don't need to worry about it. Okay. नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर अगर हमारे पास दो सीरीज के लिए है तो उनका कंबाइंड सीरीज का क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन। तो मतलब लेट्स से हमारे पास कोई एक सीरीज है x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू xn, ये हमारे पास एक सीरीज वन है। तो आई राइट इट एज सीरीज वन। तो लेट्स से दिस इज सीरीज वन, and for series 2 I can write my series 2 as y1 y2 and so on up to yn। ठीक है, अगर हमारे पास है या मतलब y इसको n1 और n2 कर लो, या हाँ n1 और n2 कर लो इसको, ठीक है। तो जब हमारे पास कंबाइंड सीरीज आएगी तो इसकी कंबाइंड सीरीज क्या हो जाएगी, तो इसकी कंबाइंड सीरीज हो जाएगी x1 सॉरी x1 फिर y1 y2 सॉरी x1 y1 फिर x2 y2, ऐसे करते करते बनता रहेगा वो। तो वो कह रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमें जो इसका कॉमन ज्योमेट्रिक मीन देखना है, तो दैट जी विल बी इक्वल टू इंडिविजुअली। देखो n1 प्लस n2 टर्म्स, हमारे पास कितनी टर्म्स हो जाएंगी, n1 प्लस n2 टर्म्स हो जाएंगी। तो n1 प्लस n2 टर्म्स के लिए अगेन पाई ऑफ xi ही चलेगा, मतलब अल्फा आई ले लो, तो ये n1 प्लस n2 के लिए होगा। तो दैट वुड बी इक्वल टू दिस g would be equal to g raised to the power n1 times g dash g raised to g1 की पावर n1 g2 की पावर n2। g1 g2 कहाँ से हुआ, इसका जो ज्योमेट्रिक मीन है दैट इज g1 और इसका जो ज्योमेट्रिक मीन है दैट इज g2। एंड इसका हम nth रूट ले लेते हैं, n1 प्लस n2th रूट ले लेते हैं। तो मतलब ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग है, पर यस इट इज नॉट दैट रेलेवेंट, दैट इज व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट विद मच दिस इन मच डिटेल। तो वैसे तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं कर रहा आपने, डायरेक्टली बस फॉर्मूला लगाया, ये वाली चीज ही लगा रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे भी अपन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन में क्या है कि आपके पास बहुत सारी टर्म्स हैं, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन ले लो, हार्मोनिक मीन ले लो। तो हार्मोनिक मीन में कुछ नहीं है, 1/, हमारे पास जो h है, ठीक है, लेट्स से h इज द हार्मोनिक मीन। सो बस ये कुछ भी नहीं है, दिस इज इक्वल टू 1/h टाइम्स द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, this would be equal to sum of all observations। फिर हमारे पास जो सॉरी 1 अपॉन ऑब्जर्वेशन, तो 1/xi का जब अपन सिग्मा लेते हैं दैट इज 1/ऑब्जर्वेशन एंड दैट इज इक्वल टू n/h। दैट इज द होल थिंग दैट इज रिटन ओवर हियर। तो आप इसका इस तरीके से कर सकते हैं। दिस इज नथिंग, हार्मोनिक मीन सिंपल है, जैसे अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन में रेसिप्रोकल वाला रिलेशन रहता है अर्थमेटिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, उसी तरीके से दिस हार्मोनिक मीन इज वर्किंग। तो आपको दो नंबर्स का जब भी हार्मोनिक मीन निकालना हो तो h इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये आपको याद होना चाहिए। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर थॉरली। कैसे है, 2/h इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y, इसको सॉल्व करके आया है। तो बेसिकली यही वाली चीज अपन ने यूज की हुई है। अच्छा, नेक्स्ट आता है फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए कुछ नहीं है, आपने 1/x कितनी बार ऐड कर दिया, f बार ऐड कर दिया तो f/x बन गया। सिमिलरली आपकी अगली टर्म्स बन गई, तो बस उसी तरीके से ही चल रहा है। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होगी गाइस। लेट्स मूव अहेड। ओके, अब आता है मीडियन। तो मीडियन भी सिंपल एज दैट, मीडियन इज जस्ट एज सिंपल एज व्हाट वाज मीन। तो क्या है मीडियन, क्या होता है मिड वैल्यू, तो मिड मोस्ट ऑब्जर्वेशन। तो जब आपके पास एक अनग्रुप्ड अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप इसकी मिड वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आप नंबर ऑफ टर्म्स को जज करेंगे। ठीक है, इफ यू जज द नंबर ऑफ टर्म्स, तो लेट्स से आपके नंबर ऑफ टर्म्स एन आई, तो अगर एन ऑड हुआ तो हमें पता है कि एन ऑड होते ही लेट्स से 1 2 3 4 5 था, तो यहाँ पर एन ऑड है, तो हमारे पास मीडियन क्या आ गया, ये मिड मोस्ट नंबर कैसे निकाला, थर्ड टर्म है ये, थर्ड टर्म है तो कैसे आया, 5 टर्म्स थी, 5 एक ऑड है तो 5 प्लस 1/2 कर दिया। तो एन टर्म्स जब एन ऑड है तो एन प्लस 1/2 चलेगा, और जब एन इवन है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे 1 2 4 6 है, तो एन इवन है तो हम क्या कर सकते हैं 4/2 टर्म,
और 4/4 + 1/2, सॉरी 4/2 + 1 टर्म, यानी कि ये एक टर्म ये वाली, और हमने n थी तो n/2 वाली टर्म, और n/2 + 1 यानी कि इससे नेक्स्ट टर्म, इन दो टर्म्स को पकड़ा। तो जैसे यहाँ पर है चार टर्म, 1, 2, 4 और 6, तो अपन ने क्या किया कि सेकेंड टर्म को पकड़ा, थर्ड टर्म को पकड़ा, दोनों का मीन ले लिया। तो 4 और 4 का मीन कितना होता है? 3। ठीक है, तो 3 है, तो 3 हमारे इसमें मीडियन हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से आप इसको ऐसे अप्रोच कर सकते हो, बहुत ही सिंपल, नथिंग वेरी डिफिकल्ट, इसको इसी तरीके से करा जाता है। अनग्रुप्ड में भी यही सिस्टम चल रहा है, बस उसमें क्या है कि कॉलम्स के हिसाब से चलता है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह का प्रॉब्लम रहता है। तो बेसिकली अगर आप लोगों ने 10वीं कक्षा में अच्छे से पढ़ाई की है मीडियन मोड की, तो आपको कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी। और वैसे ये इतना पूछा भी नहीं जाता है, तो आई डोंट थिंक इस पे एनर्जी वेस्ट करने का टाइम है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हाँ, इसमें बस ये वाला फॉर्मूला है कि मिड मिड टर्म में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम बना लीजिए, और उस हिसाब से निकालेंगे तो उससे मीडियन का फॉर्मूला, तो मीडियन का फॉर्मूला हो जाता है L + n/2 माइनस सी एफ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास अपॉन एफ, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास इनटू एच। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट क्लास, दिस इज द मीडियन क्लास। ये जो है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग यानी कि प्रीवियस वाले की ली जाती है। तो इस हिसाब से अपन इसको कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, और जिसको ये पता है उसके लिए ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोड क्या है? मोड क्या है? सिंपल। मोड क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि मैक्सिमम अकरिंग टर्म। तो अनग्रुप्ड के लिए तो आप किसको, इसको बस क्या कहते हैं उसे, जैसे हैंड पिकिंग होती है, उसको आप रॉ डेटा जो आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, आप उसमें क्या है फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये वाली फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग देखो, रॉ डेटा में क्या है 1, 1, 2, 3, इसमें तो पता है ये 2 बार आ रहा है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल 1 + 1 + 1 टैली टेबल वगैरह यूज करके। ठीक है, और ये वाला जो है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, तो इसमें तो अपने पास टेबल है, तो टेबल के कोरिस्पॉन्डिंग जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसको देख लो। अच्छा, फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी तो हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, दिस इज नोन एज ऑल्सो नोन एज मॉडल क्लास। तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है L + F0 - F1/2F0 - F1 - F2 टाइम्स h होता है। तो जब हमारे पास ये आता है फॉर्मूला इस हिसाब से, देखो बेसिकली क्या होता है ना, अगर हमारे पास कोई मैक्सिमम अकरिंग वाली है, आपको पहले तो वो क्लास डिसाइड करनी है। अब लेट्स से आपको पता है 10 to 20 या 10 to 20 ही ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से 10 to 20 में 5 आ रही है, तो इसमें मैक्सिमम आ रही है। ठीक है, और इस पिछली वाली में लेट्स से 3 आ रही है, और इसमें इससे पिछली वाली में 1 आ रही है। तो हमें पता है कि हमारा एल क्या है, लोअर इंटरवल, दैट इज दिस। तो यहाँ पर ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ वाला जो वैल्यू होगा, तो दिस कैन बी जज्ड बाय 10 + F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ओके, F1 इज द प्रीसीडिंग एंड F2 इज द सक्सीडिंग। तो F0 क्या है? दिस इज F0, दिस इज F1 एंड दिस इज F2। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना, बस अब इसको वैल्यूज को प्लग इन करना है। हाइट ऑफ द इंटरवल आपको पता है 10 है, तो 10 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, दीज वैल्यूज। F0 5 है, देखो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी ना, तभी तो ये पॉजिटिव टर्म आएगा, तभी तो ये इस इंटरवल में रहेगा। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अच्छा, 2 टाइम्स ऑफ F0 - F1 - F2, दैट विल बी 6 फॉर हियर। तो इससे आप इसका मोड मोड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इस वाली चीज की जरूरत क्यों पड़ी? तो जैसे यहाँ पर डेटा था, यहाँ पर डेटा एग्जैक्ट था, पर यहाँ पर डेटा जैसे ही इंटरवल में आ गया तो आपको मोड कैलकुलेट करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि आपके पास अब रॉ डेटा नहीं है, आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा है जो इंटरवल्स में ऑर्गेनाइज्ड है, तो आप उसमें मोड को जज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इसका कितना वैल्यू है, 10 + 13 पॉइंट समथिंग समथिंग आया ना ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये 3, पर ये 2/6 1/3 3 था, तो 13
33 आया, ठीक है, तो यहाँ से 13.33 आया मोड। अब ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो 5 डेटा है ये 10 10 10 11 और 12 हो, ठीक है, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ये 19 19 19 19 19 हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास जो सारी पॉसिबिलिटीज को कंबाइन करके एक कॉमन पॉसिबिलिटी तक पहुंचे हैं, एंड दैट इज 13.33, ठीक है। तो इसको अपन यूज करते हैं, तो दिस इज द कंडीशन दैट वी हैव, ठीक है। आई होप इधर तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें कम पूछी जाती हैं, एंड सेकंड तो इन पे आप थोड़ा सा मतलब लाइट रह सकते हैं, एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो भी है ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं और अच्छे से पढ़ चुके हैं जब आप 10th क्लास में बैठे थे एग्जाम देने। तो अब किसी ने अगर एग्जाम नहीं दिया है 10वीं कक्षा में तो बात अलग है, बाकी तो मतलब ये सिलेबस में रहता है। 10वीं या 11वीं में भी मतलब अगर दिया होगा तो हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्या, अच्छा 11वीं में तो होता ही है ये चैप्टर तो, ठीक है। एनीवेज, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड, ये याद रखना, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और ऐसा क्वेश्चन शायद इस टॉपिक इस पर्टिकुलर फार्मूला पे डायरेक्ट, सॉरी मीन लिखना था, इस फार्मूला पे डायरेक्ट जेई मेन 2018 या 19 में क्वेश्चन आ गया था, तो मतलब समझ रहे हो ना, बस सब समझ जाओ। ये क्या एम्पिरिकल रिलेशन होता है, एम्पिरिकल फार्मूला जैसे इसने मेंशन किया हुआ है। और इसमें क्या है, मीन ऑलवेज लाइज बिटवीन, मीडियन ऑलवेज लाइज बिटवीन मीन एंड मोड फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन दिस थ्री कोइंसाइड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे 1 2 4 6 था, ठीक है, तो इसका मीन मतलब 1 2 4 5 ऐसा कुछ है, तो इसका मीन और मीडियन अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं, सेम होता है। और मोड आपके पास, मोड कुछ है ही नहीं वैसे उसमें, पर बेसिकली मतलब बस ये फॉर्मूला है। और ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल के लिए लिख लो 1 2 4। अच्छा मोड का नहीं पता मुझे, बट मीडियन के लिए अपन ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं, और ये वाला भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मोड कैसे करोगे, यहाँ पर 1 कर लो, यहाँ 5 कर लो। इसमें ये मोड जो है ना ये तब कोइंसाइड करेगा जब ये मतलब वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वगैरह में यूज कर रहे होंगे, बट आई एम क्वाइट श्योर कि ये आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब आया मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब से मेजर टॉपिक है ये चालू हुआ है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलूंगा। अगर आपने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का फंडा समझ लिया ना, और अगर 2 4 क्वेश्चन लगा लिया, आपका स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन बन के ही आएगा भाई, सामने से बन के आएगा क्वेश्चन। मैं बता रहा हूँ कि बहुत ईजी हो जाएगा भाई, अगर ध्यान से सुन लिए, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, मैं बता रहा हूँ बस, अगर इसको भी अच्छे से देख लिया ना बहुत फायदा मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में। तो क्या है कि दिस गिव्स एन आइडिया ऑफ द स्कैटर्डनेस, स्कैटर्डनेस यानी कि कितना डिफरेंस है, डेविएशन, कितना डेविएशन है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट दिस थिंग, ठीक है। आई विल टेक इट ऑन द नेक्स्ट पेज। तो लेट्स से हमारे पास कोई डेटा है 10 20 30 40 एंड 50, तो इसका मीन कितना है, इसका मीन हमारे पास है 30। अच्छा अपन एक ले लेते हैं ये 15 30 45, इसका भी मीन कितना है 30। अब विच डेटा इज बेटर, लेट्स से इसको 0 कर लिया और इसको 60 कर लिए। नाउ विच डेटा इज बेटर, सवाल आया विच डेटा इज बेटर, तो जवाब है कि कुछ कह ही नहीं सकते, दोनों का मीन सेम है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अ रियल लाइफ सिनेरियो, एक क्रिकेटर है, देयर आर टू क्रिकेटर्स, क्रिकेटर ए एंड क्रिकेटर बी, ठीक है। व्हाट डज क्रिकेटर ए, क्रिकेटर ए के पिछले लेट्स से उनको 3 ओवर में 10 रन बनाने हैं, 10 रन बनाने हैं, और मतलब आई थिंक ये सेकंड लास्ट विकेट है मान लो, ठीक है। तो 3 ओवर 10 रन, वैसे तो 1 ओवर या दो 2 ओवर 10 रन की बात है, ठीक है, तो 2 ओवर 10 रन रख लो, चलो जो भी है रखना है, कुछ रखना है, तो 2 ओवर में लेट से 10 रन बनाने हैं। तो बेसिकली अब क्या है कि एक बैट्समैन की इनिंग्स थी 0 2 4
6 6 और 2 3 4 5 एंड इसमें ले लो यार, कितने लेंगे, 6 यही ले लो, ठीक है। और दूसरे बैट्समैन की इनिंग्स थी 10 12 8 30 ओवर। भाई सोचना पड़ रहा है। अच्छा, एक जीरो लगा लो इसकी भी, 4 होगी। 30 हो, 6 रखना है ना अपने को। हाँ, 3 और 3 ऐसे कर लो, कितने हो गए, 36 हो गया इसका सम और इसका भी सम, कितना हो गया 6। अरे गलत हो गया थोड़ा सा, रुको 1 मिनट, मेरे को लगता है एक सेकंड रुकना, सोचने दो मुझे, थोड़ा मैं डेटा सही कर लूँ अपना। लेट्स इसको 12 कर लेते हैं, कर लो, कितना हो गया, अब देखो सही कितना है, 6 18 18 30, हाँ ठीक है। तो अब क्या है कि इन दोनों का जो मीन है, अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों बैट्समैन, ये आपके पास दो बैट्समैन हैं, इनकी परफॉर्मेंसेस के आपके पास चार्ट दे दिए, आप कोच हो, ठीक है, और आपको चाहिए कि 2 ओवर में कोई 10 रन बना के दे दे मुझे, ठीक है, ये आपके पास है, डायरेक्ट सवाल है। नाउ द क्वेश्चन राइजेस इज कि आप किसको भेजोगे। तो फर्स्ट थिंग इज कि जिसके रन ज्यादा होंगे, मतलब हम क्या सोचेंगे, जिसके एवरेज रन ज्यादा होंगे, मीन का मतलब क्या, एवरेज, तो जिसके एवरेज रन ज्यादा होंगे उसको भेजने का फायदा है, ठीक है। तो लेट्स से अगर हम कोई और डेटा ले लें, जैसे पिछला डेटा था, तो उसमें हम कैलकुलेट कर सकते थे कि एवरेज का डिफरेंस है, तो जिसका एवरेज ज्यादा है उसको भेजने का मतलब बनता है, ठीक है। पर गेम में ट्विस्ट तब आया जब दोनों का एवरेज भी सेम हो गया, फिर कैसे चूज करें, इसका एवरेज भी कितना है, 6 है ना, 6 आया क्या, 12 4 16 2 18, हाँ 6 आया इसका एवरेज, और इसका भी एवरेज 6 आ रहा है। अब कैसे चूज करें, तो उस समय दुविधा में आ गए। तो क्या करा कोच साहब थे बहुत अच्छे स्टेटिस्टिक्स वाले, उन्होंने किया इन सारी चीजों को एक जगह प्लॉट, कि एक मैच में एक बंदे के हैं 12 रन और एवरेज है 6 रन, ठीक है, एक के हैं 12 रन, तो मतलब +6 पे जा रहा है कोई बंदा, ठीक है, फिर आगे 2 आ गया तो ये -4 पे आ गया, ठीक है, दिस इज -4, दिस इज +6, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वो अगले क्या है कि 6 रन 6 रन 6 रन, 3 में और एक में आप 4 रन यहाँ जैसे लगा लो। तो इसका क्या है कि ये 6 के बहुत क्लोज डेटा है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ से क्या पता लगा कि ये डेटा में एक दो पॉइंट को छोड़ के काफी क्लोजनेस है, ठीक है, वो जज करना। अब नेक्स्ट है कि 10 12 8 0 3 3 है, तो उसमें कंपेयर करना पड़े, तो यहाँ पे 6 है हमारा, अगर तो 10 इज समवेयर हेयर, 12 इज समवेयर हेयर, 8 is somewhere here, 0 is somewhere here and 3 are here। इसमें क्या है कि यहाँ पर स्कैटर्डनेस नहीं है, सो यहाँ पर क्या है, ये सॉरी स्कैटर्ड है, ये बहुत सारा सेपरेशन है, ठीक है, हैवीली स्कैटर्ड, डिस्पर्स, दूर है। तो यहाँ से ये मुझे पता कैसे चला, व्हेन आई कैलकुलेटेड द डेविएशंस, और इसी डेविएशन के एनालिसिस को बोलते हैं मेजर या मेथड ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। जो हमारे पास ये सिनेरियो जनरेट हुआ, ये तब जनरेट हुआ जब हमारे पास मीन्स सेम हो गए थे। तो जब भी हमें डेटा को कंपेयर करना है, हमें उसका मीन तो देखना ही देखना है, पर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखेंगे। तो एक ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि लेट से 5 रन बनाने हैं, और एक बैट्समैन है जिसकी एवरेज है 10, पर उसका एक मैच में है 10, और उसने सिर्फ एक ही मैच में 10 बनाए हैं, तो मतलब आप कुछ कह नहीं सकते, यू कांट कॉमेंट, रिस्क नहीं ले सकते। पर एक बैट्समैन है, उसने 5 6 मैच में 10 रन बनाए हैं, 10 नहीं, मतलब उसने ज्यादा भी रन बनाया और कम कम रन भी बनाया। देन इट कम्स टू चूजिंग विच डेटा इज मोर अप्रोप्रिएट टू यूज, एंड सच फॉर दिस थिंग दिस मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज ऑफ ग्रेट हेल्प। दैट इज वाई ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन का कॉन्सेप्ट आया है, और इसको अपन यूज करते हैं, ठीक है भैया। तो ये हमारे पास था मेजर ऑफ डिस्पर्शन का बेसिक फंडा। अब बढ़ते हैं इसकी थ्योरी में, कि
ये तो फंडे हो गए। अब थ्योरी पे देखते हैं भैया। तो क्या है मेजर ऑफ डिस्पर्शन में, एक तो रेंज होता है, एक मीन डेविएशन और एक वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो है ये आपको समझ लेना है बस। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेजर है वो इससे काम है अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पी ऑफ व्यू एग्जाम लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन दीज टू। ऑल्दो ये भी पता होना चाहिए। तो ये चीज कोई नहीं पूछता कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है, मीन डेविएशन क्या है, बट इनका मीनिंग पता होना तो बहुत सारी चीजें सिंपल हो जाती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले रेंज क्या है, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू के बीच में और बाकी जितनी भी वैल्यूज थी उनका सम कर लिया और उसका कोफिशिएंट, वो कोफिशिएंट ऑफ रेंज बन गया। तो बेसिकली रेंज तो पता ही है यार, सभी ने पढ़ रखा है फंक्शन। ऐसा मत बोलना कि नहीं पढ़ा है, वरना मतलब समझ लो कैसे निकलेगा यार जी। ठीक है, अब तक फंक्शन नहीं पढ़ा तो कैसे बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट मीन डेविएशन। तो कितना डेविएशन है मीन से, ये तो अपन अभी अभी निकाल के हटे। तो ये हमारा बेसिक फंडा बनता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बन रही है। तो बस वी आर टेकिंग ए एज अवर स्टेटिस्टिकल एवरेज। दिस इज स्टेटिस्टिकल एवरेज। एक बहुत ही फैंसी वर्ड बना दिया इसको। सिंपली इसको मीन लिख लो, ठीक है, इसको मीन लिख लो यहाँ। तो अगर आप मीन लिखोगे तो मीन डेविएशन क्या है, डेविएशन अबाउट दिस ये एनी स्टेटिस्टिकल एवरेज है। ठीक है, आप जनरली मीन के अबाउट लेंगे। हमारी जो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन है वी टेक इट अबाउट द मीन। ठीक है, बट स्टेटिस्टिकल एवरेज हमारे पास कोई भी हो सकती है, मीन, मीडियन एंड मोड। तो इसके अबाउट हम देखना, फॉर एग्जांपल हमें कोई भी देखना हो तो अबाउट ए है, ए इज एनी स्टैटिस्टिकल एवरेज। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है। तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, पर ये चीजें ज्यादातर स्कूल एग्जाम में पूछी जाती हैं। और कॉम्पिटिटिव में यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें मेरे को क्वेश्चन दिखे नहीं है कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन या मोड निकालो। पर अगर कभी पूछ ले तो आप मीडियन और मोड कैलकुलेट करने में तो उस्ताद है ही। मीन, मीडियन, मोड तो आपको कैलकुलेट करना आता ही है। ठीक है, उनको उसको कैलकुलेट करके ये फंडा है कि बस आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल द डेविएशन डिवाइडेड बाय एन, दैट इज मीन डेविएशन। सिंपल एज दैट। ठीक है। इनफैक्ट ये वाला जो हम फैक्टर है डी, ये अपन उसमें भी यूज कर रहे थे जब अपन एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ रहे थे। तो बस इसी तरीके से ये फंडा चलता है। तो ये हमारा बेसिक हो गया। अब अपन बढ़ते हैं आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसी से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो ये देखो, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में उसने फिक्स कर दिया कि वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। ये स्टेटमेंट पढ़ो। वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस जो है दिस इज मीन क्या होता है, सिग्मा बाय एन। मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम द मीन, दैट इज मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। डेविएशन डी होता है, दैट इज एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए, इसका जो स्क्वायर होगा, इसका जो मीन है, ये जो फैक्टर है डी स्क्वायर, इसका जो मीन है दैट इज वेरिएंस। दिस इज वेरिएंस। ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा, दैट इज रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वन थिंग। अच्छा, ये वाली चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझ लेना। ठीक है, यहाँ से लोग क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर होगा, एक फॉर्मूला लिखा होता है, ये हाँ ऐसे ऐसे फॉर्मूले लिखे होते हैं अजीब अजीब से। मैं कहता हूँ ये हाँ, ये लोग ये वाला फॉर्मूला याद कर लेते हैं। ये सब याद कर सकते हो, दिस इज वन थिंग दैट यू कैन रिमेम्बर इट। बट व्हाट इफ अगर आपको डायरेक्ट मीन दिया हो और आपको डायरेक्ट कुछ दो तीन ऑब्जर्वेशन दी हो, व्हाई वुड एनीवन राइट दिस। अगर आपको बहुत सारी चीजें पहले ही नोन है, लेट्स से आपके पास डेटा है 1 2 3 4, तो पहले आप क्या करेंगे, इसका सिग्मा स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसका मीन निकालेंगे। और आपको या फिर कभी आपको एक्स ऐसे दे दिए तो आप इसको इतने बड़े कॉम्प्लिकेटेड से फॉर्मूले में ना लगाकर डायरेक्ट इस वाले रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन। एंड आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि सिग्मा एक्स आई माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन जो है, ये अपना ये बनेगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा ट्वाइस ऑफ सिग्मा एक्स आई बाय एन टाइम्स ए। ठीक है, माइनस प्लस ए स्क्वायर बाय, सॉरी ए सिग्मा ए स्क्वायर बाय एन, ये बनेगा। तो दिस इज इक्वल टू, व्हाट डज दिस थिंग बिकम, दिस बिकम्स एक्स आई बाय एन।
तो हमें क्या पता है, ए जो है हमारा मीन है, दिस ए इज अवर मीन। ठीक है, तो एक्स बार भी लिख सकते थे अपन। तो एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस टू टाइम्स ऑफ दिस ए इज मीन, तो ए हमारा आ जाएगा बाहर। और सिग्मा एक्स आई बाय एन इज ऑल्सो इक्वल टू ए, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। और प्लस सिग्मा ए स्क्वायर बाय एन, तो ए स्क्वायर एक कांस्टेंट है, तो एन बार ऐड होगा तो एन ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर। तो इससे डायरेक्टली यही वाला जो रिजल्ट है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस ए स्क्वायर वाला, यानी कि सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स आई बाय एन होल स्क्वायर, ये वाला जो रिजल्ट है ये डायरेक्टली इसी का सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है। So this is more fundamental and more appropriate to write other than remembering this. But yes, you must remember both the things because that is more important. But this is the concept behind it, nothing else. तो जब अपने अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को इन्वॉल्व कर लिया तो इस तरीके से आ गया, और हाइट वगैरह इन्वॉल्व कर ली तो इस तरीके से आ गया। Now this coefficient and all that, this is not that much important. You can remember, it's all up to you. I'm not going to explain it. Okay, because there is no explanation, I guess. Okay, let's move ahead. Okay, so these are some important points before we can continue to mathematics, mathematical reasoning. ये जो हमारे पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स आई। इसका क्या मीनिंग हुआ कि हमारे पास जो डेविएशन है उसमें अगर हम कुछ ऐड भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली बिल्कुल सही बात है कि अगर 1 2 3 4 हमारे पास कोई नंबर्स हैं और लेट्स से 2 3 4 5 हमारे पास कोई नंबर्स हैं, तो दोनों का डेविएशन का जो सम है, डेविएशन के स्क्वायर का जो सम है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि मीन में ऐड हो जाएगा, फिर वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो जब वो ऑटोमेटिकली लास्ट में एडजस्ट हो ही जाना है तो वो डायरेक्टली सेम बन जाएगा ना। और किसी की तसल्ली के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर हम एक्स बार के लिए ये बात कर रहे थे जो अभी अभी अपन ने थोड़ी देर पहले की थी, तो हमारा जो फाइनल मीन होगा वो एक्स बार प्लस लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे नेगेटिव, और यहाँ पर क्या है, एक्स आई प्लस लैम्डा बन गया, तो सिग्मा एक्स आई प्लस लैम्डा का स्क्वायर करेंगे। तो जब आप इसको डिवाइडेड बाय एन है ये, और डिवाइडेड बाय एन, अच्छा ठीक है ये होल स्क्वायर है तो ये एज इट इज रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स बार स्क्वायर माइनस का, ठीक है, माइनस लैम्डा स्क्वायर। ये मैं कर रहा हूँ, ये करने की मुझे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनी रहे और आपका मूड बना रहे, बस इसीलिए किया जा रहा है। हालांकि दिस इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, इसका कोई मतलब नहीं है। ये डायरेक्ट हमें रिजल्ट देगा माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर एन बार होगा तो एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस करेंगे तो ट्वाइस ऑफ लैम्डा ऑफ सिग्मा एक्स आई बाय एन है, और सिग्मा एक्स आई बाय एन क्या होता है, एक्स बार। तो आप देख सकते हैं लैम्डा वाली टर्म्स ऑटोमेटिकली कैंसिल होगी वेरिएंस के एक्सप्रेशन से, और हमें फाइनली वही मिल गया। तो ये एक फॉर सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक लॉजिक से कि डेविएशन है तो डेविएशन है डिफरेंस, डिफरेंस में अगर ऐड करते हैं, टेम्परेचर में 273 करते हैं ना केल्विन और डिग्री में, और जब हमें डेल्टा टी कहते हैं तो हम कहते हैं कि यार डिग्री में ही कर लो, केल्विन में क्यों कन्वर्ट करना, लास्ट में दोनों माइनस माइनस को ही जाने हैं। तो जस्ट वही लॉजिक है। ठीक है, अच्छा लैम्डा टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है कि यहाँ से एक लैम्डा का स्क्वायर बाहर को आ रहा है और यहाँ से भी एक लैम्डा का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है लैम्डा से मल्टीप्लाई करने पे मीन भी लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और इसीलिए ऐसा बन जाता है। ए एक्स प्लस बी के लिए आप अब देखो, ये पता ही है कि बी पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं, और ए एक्स के लिए तो आपने अपन लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया कि ये ए स्क्वायर बन जाएगा। तो ये जो अपन ने जो तीन चार रिजल्ट डिस्कस किए, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेन एग्जाम में। तो ये जो एरिया है, ये एस्पेक्ट है जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे आ रहे हैं, या इग्नोर कर देते हैं या रट लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली ये चीजें बताई जा रही हैं, तो आप लोगों को ये ब्रेड बटर इस समय लगना चाहिए। अगर नहीं लग रहा है तो मुझे वैसे लगता है कि दिक्कत है, पर अगर नहीं लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई कैन रिपीट द थिंग्स, और आई कैन कॉन्टेक्ट यू, आई कैन कनेक्ट विद यू using various other methods, so don't need to worry about it. Okay, let us move ahead. अब हम बढ़ते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग पे। तो ये हमारा हो गया भैया सेकंड पार्ट ऑफ दिस, सेकंड, दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस
द सीरीज दैट वी आर कंटिन्यूइंग, एंड इसका थर्ड वीडियो जो है, इसका ये हमारा सेकंड चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसके ऊपर अपन बात करने वाले थे। तो इस चैप्टर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्वेश्चन तो आता है, पर मोर इम्पोर्टेंट है इसकी क्वेश्चन किस एरिया से आता है, उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और बेसिकली दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंडिंग हम, बिकॉज देखो, रीजनिंग इज बेसिक लॉजिक। अगर आपको चीज़ें पता है, ठीक है, हम थ्योरी इसीलिए डिस्कस करते हैं ताकि आपकी वो जो बेसिक लॉजिक जो आपने डेवलप किया है प्रिपरेशन के टाइम पे, उसको बस एक ब्रश अप कर सके, ठीक है। दैट इज द ओनली एस्पेक्ट दैट वी आर कंसर्न अबाउट। रेस्ट हमें मतलब थ्योरी की वैसे इस समय ज़रूरत नहीं होती है, but yes, we need to revise the things if we wish to keep them if we wish to keep them just simple and through, ठीक है। this theories must flow through your mind, क्योंकि तभी आपका कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाओगे। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं तो कहाँ से अप्लाई करोगे, ठीक है। दीज आर नॉट मेजर लेक्चर्स की यार इनको पढ़ लिया तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। इट इज मच मोर देन दैट, ठीक है। लेट अस मूव अहेड। तो मैथमेटिकल रीजनिंग का स्टेटमेंट देखते हैं भैया। तो स्टेटमेंट क्या है? सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट कैन नॉट बी बोथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस लाइन मेक्स द स्टेटमेंट वेरी क्लियर। एक सेंटेंस, मैंने खाना खाया, ट्रू या फॉल्स, ठीक है, वो डिपेंड्स ऑन मी। दैट विल, दिस थिंग विल वेरी फॉर अनदर पर्सन, ठीक है। अगर किसी का फास्ट हुआ तो उसके लिए फॉल्स हो सकता है, मेरे लिए ट्रू हो सकता है, तो वो स्टेटमेंट नहीं हुआ। तो ऐसी चीज, ऐसी सेंटेंस जिसमें हमें एग्जैक्टली exactly पता हो कि ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल, न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। दिट इज मोर बेटर इफ यू यूज एग्जाम्पल्स, ठीक है, लाइक दिस एक्सक्लेमेटरी विश या गुड मॉर्निंग। व्हाट इज गुड अबाउट दिस मॉर्निंग, ठीक है, ऐसा बोल दें। दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है। एनीबडी वुड से कि हाँ, यस, आवर मॉर्निंग इज गुड। अनदर पर्सन विल से व्हाट इज गुड अबाउट दिस मॉर्निंग। So this is not a statement, okay? So that is one thing. So for example, New Delhi is the capital of India. It is a true statement. Of course, we know that New Delhi will remain the capital of India till some politics will involve and everything would ruin up again. But yes, that is not going to happen for sure. Uh, so New Delhi will remain the capital of India. It is expected. It is highly likely, and currently this is true. So yes, we have an answer that it is a true statement. So since it is a true statement, I'm damn sure that it is a true statement. Yes, it is. It is a true. It is a true. I must say that its output is true. Yes, that is. It is. It is true. It's this sentence is true. It is correct. Then I can say that it is a statement, and this statement is true. To be more exact, 3 + 2 is 6। तो लोग बोलते हैं कि यार क्या क्या है, 3 + 2 6 है भाई, भूल गए, मैथ भूल गए, ठीक है, आप मैथ पढ़ाते हैं, मैथ भूल गए। मैं कहूंगा ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट है पर ये फॉल्स स्टेटमेंट है। मुझे पता है 3 + 2 कभी भी जमाने में 5 ही रहेगा, 6 नहीं बनेगा, ठीक है। आई नो, यू नो, एवरीबडी नोज, बट मोर इम्पोर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ स्टेटमेंट। इट डजेंट मैटर इट इज ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स। बहुत सारे लोग बहकावे में आ जाते हैं, वो सोचते हैं कि भैया ये तो गलत है, ये फॉल्स है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। जबकि ये स्टेटमेंट हो सकती है। स्टेटमेंट पूछा हो तो ये हो जाएगा, सही आंसर भी हो सकता है, ठीक है। बट द थिंग इज दैट वो सही आंसर वाला कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है, बिकॉज हमको हमारा जवाब जो है वो ट्रू फॉल्स में होना चाहिए। जब हम पूछे कि वेयर आर यू गोइंग, क्या ये सही है या गलत है। अब वेयर आर यू गोइंग में आप सही गलत क्या निकालोगे, ठीक है, बताओ। तो आप ही सोचो, अपने दिमाग से सोचिए कि वेयर आर यू गोइंग, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट्स हो सकती हैं? मतलब खुद सोचिए, ठीक है। हम रियल लाइफ में तो बोलते हैं कि ये स्टेटमेंट है, पर एक्चुअल में ये स्टेटमेंट है या नहीं है, मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट है या नहीं है, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। ओके, ग्रेट, लेट अस मूव अहेड देन। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। स्टेटमेंट कैन नॉट बी बोथ ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम। लेट अस मूव अहेड। What is a simple statement? Its truth value doesn't depend on another statement, ठीक है। Its truth value is not dependent on other statement. Now what is truth value? I am saying root 2 is a irrational number. So whatever thing happens in this world, root 2 will remain an irrational number. So this is a universal statement. It is a true statement. And that is what we are discussing, that it doesn't depend on whether something else is happening or not, ठीक है।
Now a set of real number is an infinite set. This is also true. Okay, for a compound statement, कंपाउंड स्टेटमेंट कहां पर आपने देखी होगी, आपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर में क्वेश्चन करा होगा, एक क्वेश्चन टाइप किया होगा कि इफ हेड कम्स, ठीक है, इफ हेड कम्स ऑन डाइस, सॉरी, इफ हेड कम्स ऑन कॉइन देन अ डाइस इज रोल्ड, ठीक है, देन अ पेयर ऑफ डाइस रोल्ड या डाइस इज रोल्ड, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि पहली स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगर ये जो हमने ये हमने हेड टेल उछाला, सिक्का उछाला, ठीक है, अगर यहाँ पर हेड आया तब अगली स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये ये आपने पढ़ा होगा इफ देन स्टेटमेंट, ये उस टाइप की कैटेगरी में आता है। दिस इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। एक इफ एंड ओनली इफ, या ऐसे भी लिखते हैं कई लोग इसे, दिस इज इक्विलेटरल इफ एंड ओनली इफ द थ्री साइड्स आर इक्वल, या इफ एंड ओनली इफ इट्स थ्री एंगल्स आर इक्वल एंड दिस इज अ पॉलीगन, टू बी मोर एग्जैक्ट, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ इज अनदर स्टेटमेंट, ठीक है। दिस इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। लेट अस मूव अहेड। So we are having two or more simple statements like, यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल देखो, if x is divisible by 2, ठीक है, तो x is divisible by 2 is a simple statement, it is given, it can be either true or false, ठीक है। x is an even number, this is also a statement, so yes, we have found a relation between these two statements, and we have linked them using if then statement, so it becomes a compound statement, nothing else. This is very simple, and I hope everybody is getting, and we are on the same page. That is more important for me. Let us move ahead. Okay, next is logical connective. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि लॉजिकल कनेक्टिव क्या है। कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत सारी स्टेटमेंट्स का कलेक्शन है, सिंपल स्टेटमेंट है, जैसे इफ देन वाली स्टेटमेंट होगी, ठीक है, एंड इफ एक्स इज इवन एंड एक्स इज डिविजिबल बाय 3, देन एक्स इज डिविजिबल बाय 6, फॉर एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। तो इफ देन एंड सब लगा लिया इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास कनेक्शन जो है, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज सम पर्टिकुलर सिंबल्स, लाइक एंड के लिए अपन ये यूज करते हैं, तो इंटरसेक्शन के लिए भी एंड यूज करते थे, तो ये थोड़ा बहुत रिलेटेबल बन गया, यूनियन के लिए ऐसे, ठीक है। तो ये रिलेटेबल है, यार ये मैंने ये वाले नहीं लगाने थे, ये थोड़े मतलब तंग करेंगे है नहीं तो। दिस इज इक्विवेलेंट टू बी मोर एग्जैक्ट, ओके। एंड और नॉट के लिए अपन, नॉट के लिए जनरली ये डैश लगा देंगे या नेगेशन लगा देंगे, और इसको बोलते हैं ऑपरेशन। ये ऑपरेशन का नाम याद याद रखना होगा तो रख लेना, ठीक है। पर नेगेशन आपको पता होना चाहिए, कंडीशनल बाय कंडीशनल पता होना चाहिए। इनफैक्ट कंजंक्शन डिसजंक्शन, अब बचा ही क्या, एंड लगाना कंजंक्शन हुआ और लगाना डिसजंक्शन हुआ, और ये हो जाए या ये हो जाए, ठीक है, ये या ये। तो ये आपको सिंबल्स याद होने चाहिए। नेगेशन का एक ये सिंबल भी होता है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये ज्यादा यूज करेंगे हम, ठीक है। नेगेशन का ये जो सांप वाला सिंबल है, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ दिस इफ एंड, देखो इफ देन क्या है, हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ दिस हैपेंस देन दिस हैपेंस। इफ एंड ओनली इफ इज बाई कंडीशनल, यानी कि ये वाइस वर्सा भी ट्रू होती है, तो जब भी कभी भी, ठीक है, ये बहुत यूज होता है आपके, मतलब मैं आपको बता दूं तो इंजीनियरिंग मैथ, अगर आप अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे तो आप इंजीनियरिंग मैथ में प्रूफ बेस्ड वर्क करेंगे। तो जब आप प्रूफ बेस्ड वर्क करेंगे और उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है ये, तो इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है तो इसका रिवर्स, इसका कन्वर्स भी ट्रू होना चाहिए, तो तभी ये अगर ये आगे वाला आगे डायरेक्शन से ट्रू है तो पिछली डायरेक्शन से भी ट्रू होना चाहिए। तो ये लॉजिक कहाँ से डेवलप किया, ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। और बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मुझे भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता था इन चीजों में, ठीक है। पर जैसे ही मतलब मैंने मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ाया तो आई फाउंड दीज थिंग्स मच क्लियरर। So yes, it involves beauty. This seems to be very easy, and actually nobody cares what is happening. But yes, this is very important in some perspective, and that is why we are studying. We are studying to enjoy. We are studying to learn. We are studying to grasp something new. We are studying to connect the two things. That is very important. Okay, you're not studying for an exam. That should be your motive. You have to study because you love to study. If you wish to. Okay, so okay, this is enough about moral science. Let us move ahead. Okay, so for example, P and Q. P and Q. P is अच्छा, P and Q, ये वाली चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। P और Q, not P. P implies Q. If P then Q. ठीक है,
implies and implied by, ओके हाँ इसको मैं ये भी बोलता हूँ, दिस इज ऑल्सो नोन एज implies, या आप इसे if then लगा सकते हैं, ये दोनों these two mean the same, ठीक है, एंड this this is implies and implied by, ठीक है, और आप इसे if then और if then दो अलग अलग स्टेटमेंट, इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स की तरह वर्क कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज ट्रूथ टेबल एनालॉजी, ठीक है, वी आर यूजिंग दिस ट्रूथ टेबल्स टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद इट। P and Q. So if our first statement is true and second statement is true, then P and Q is true. Okay, true and false. One thing is true and the other thing is false. So the entire expression will be false. One thing is true, one thing is false, and the other thing is true. Then it will be false. And similarly, this if both are false, then it is definitely going to be false. This is the truth table for P and Q. ठीक है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ दिस ट्रूथ टेबल एनालॉजी वर्क्स। लाइक पी और क्यू लिखना है तो ट्रू, एक कोई एक ट्रू हो जाए तो चलेगा, और है या ये हो जाए, या और माने या एंड माने दोनों, ठीक है, तो अगर कोई एक हो रहा है तब भी चल रहा है, दो हो रहा है तो वो तो बेस्ट केस है, ठीक है, और एफ एफ हमारा वर्स्ट केस में आ गया और इसमें फॉल्स आना चाहिए था, ठीक है। नॉट क्या है, नेगेशन क्या है, उल्टा कर देगा, दिस इज नॉट, ठीक है, दिस इज पी और क्यू, दिस इज नॉट पी, ठीक है, नॉट पी में क्या है, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, सिंपल, ये बहुत सिंपल है। और अच्छा हाँ, आप लोगों ने लॉजिक गेट्स पढ़ा होगा उसमें सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में, तो अब बस अगर वो आता है तो ये भी आता होगा आप लोगों को, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ तो मस्त रहो आप लोग, ठीक है। अच्छा, P इम्प्लाइज Q है, तो अगर P ट्रू है और Q ट्रू है तो P इम्प्लाइज Q सही है, अगर ये फॉल्स है, अगर दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स होगी और ये ट्रू होगी तो P इम्प्लाइज Q फॉल्स होगी, फॉल्स से ट्रू इम्प्लीकेशन बन रहा है तो ट्रू, और फॉल्स से फॉल्स पे ट्रू बनता है, तो ये मतलब ऐसे कंफ्यूजिंग होगा, इसका एक सिंपलर मेथड अभी थोड़ी देर में आएगा आपके सामने, देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है P और Q, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये आपने बना लिया, Q इम्प्लाइज P के लिए भी और P इम्प्लाइज Q के लिए भी, तो अब आपने क्या करना है, दोनों को P implies and implied by Q is equal to P implies Q and, ठीक है, दिस इज एंड ऑपरेशन, Q implies P, ये दोनों होंगी तब ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये सभी को, ये हम क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा ही वैसे ऑफ कोर्स, बट ये बहुत ही मतलब एलिमेंट्री चीजें हैं जो पता होनी चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व क्वेश्चन। सो अगर n सब एलिमेंट है तो 2 की पावर n रोज होंगी, लेट्स से हमारे पास P Q और R तीन एलिमेंट हैं जिनमें हमें P यूनियन Q यूनियन R चेक करना है, तो ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू ट्रू, ऐसे ऐसे करते करते हम पहुंचेंगे लास्ट एलिमेंट तक, तो कितनी यहाँ पर दो बन गई, ऐसे करते करते 8 नंबर तक जाएगा। और ये कैसे जा रहा है, क्योंकि हमारे पास P को फिल करने के दो वेज हैं, Q को फिल करने के दो वेज हैं और R को फिल करने के दो वेज हैं, तो ऐसे ही करते करते हमारे पास अगर n स्टेटमेंट्स है तो हमारे पास 2 की पावर n वेज हो जाएंगी, यूजिंग द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दैट यू विल स्टडी और यू हैव स्टडीड इन द चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो दिस इज अनदर थिंग, लेट अस मूव अहेड। Now what is logical equivalence? See, the logical equivalence is that it has same truth values for all the possibilities. All is very important keyword. Like हमारे पास अगर P and Q, P और Q के लिए देखें तो ये इस पॉसिबिलिटी के लिए तो सही बैठ रहा है और इस पॉसिबिलिटी के लिए सही बैठ रहा है, पर बाकी पॉसिबिलिटीज में ये गलत हो रहा है, तो इसका मतलब these two P और Q and P and Q are not logically equivalent. बट अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, हम कोई ऐसा एक्सप्रेशन डिराइव कर लें, हम एक ऐसा लॉजिक डिराइव कर लें जैसे ये भी ट्रू ट्रू फॉल्स आ जाएगा, तो उस दैट लॉजिक, let's say that logic is some xyz, so that xyz is logically equivalent to p और q, ठीक है, this is one thing, this is very important again। तो जैसे हमने p implies q के लिए बात किया था, तो इसका लॉजिक इज इक्वलेंट टू नेगेशन p और q, तो नेगेशन p और q आप इसमें चेक कर लो, जैसे नेगेशन p और q, तो नेगेशन p और q अगर हम इधर अलग से बना देते हैं तो नेगेशन p और q पे सेट बैठेगा, जैसे यहाँ पर इसको फॉल्स कर लिया, फॉल्स यूनियन ट्रू हो जाएगा, ट्रू दोनों फॉल्स,
अच्छा कोई, अच्छा इसका ट्रू फॉल्स ट्रू पे ट्रू और फॉल्स फॉल्स पे नेगेशन पी, यानी कि ट्रू हो गया तो ओवरऑल ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो यस दीज टू आर इक्विवेलेंट लॉजिकली, क्योंकि हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए दो में आपको ये मिल रहा है। ठीक है, लेट अस मूव अहेड देन। नाउ व्हाट इज टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन? कॉन्ट्राडिक्शन इज आल्सो नोन एज fallacy. This is also known as fallacy, that is false for every logical possibility. Tautology is true for all possibilities. तो जैसे हमने बहुत सारी possibilities यहाँ पर देखी, it becomes true for every possibility, hence it is a tautology. And here it is false for every possibility, hence it is a fallacy, or I would say contradiction to be more exact. ठीक है, this is about tautology and fallacy. We will discuss about tautology. This जो tautology का concept है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और हम भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देन इट कम्स टू एल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। तो एल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स है तो हमारे पास यहाँ पर कुछ लॉज हैं जो फॉलो होते हैं, जैसे आइडेंपोर्टेंट लॉ। ये नाम नूम कुछ मत याद रखना आप। ठीक है, आप तो बस इसकी अंडरस्टैंडिंग करो कि यूनियन या इंटरसेक्शन होगा तो वो सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पी यूनियन क्यों, पी इंटरसेक्शन क्यों करें, या पी, और मैं इंटरसेक्शन यूज करता हूँ क्योंकि वो फैंसी लगता है, मतलब थोड़ा। ठीक है, आप पी एंड लिखे, एंड बोलूंगा तो फिर आप लोग मतलब और एंड यूज कर लेता हूँ, तो कोई मेरे को कोई दिक्कत नहीं। पी एंड क्यू और क्यू एंड पी, और पी और क्यू और क्यू और पी, मैंने उसे उस तरीके से समझा तो मुझे इसीलिए वो कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ओके, फॉर एसोसिएटिव लॉस, जैसे नॉर्मल एसोसिएटिविटी वर्क करती है कि ब्रैकेट्स अगर सेम है तो यू कैन एडजस्ट द पोजीशंस। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। तो भैया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता ही है, बस इसमें क्या ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट थिंग, कि यहाँ वाला साइन अब आपका, यहाँ वाला साइन जो है अब आपका इधर चला गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और जो ये वाला साइन है ये बीच जैसे में आ गया, तो ये कॉमन लिंक बन गया दोनों का। ठीक है, दिस वर्क्स। एंड यहाँ पर जैसे ये वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हैं, तो इनमें तो सारे साइन वैसे ही सेम है, इनमें भी सारे साइन वैसे ही सेम है, और इनमें भी मतलब इसमें आप ऑटोमेटिकली वही लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। ओके, डी मॉर्गन लॉ, दीज आर इंपॉर्टेंट, दैट नेगेशन ऑफ पी, ये है तो अगर हमारे पास यहाँ कोई भी साइन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री साइन ये हो जाएगा और हम दोनों को ऐसे लिख देंगे, या अगर यहाँ पर ये वाला है तो ये लिख दोगे, तो दोनों को हमारे पास ऐसे आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डबल नेगेशन, तो अगर हमने यहाँ देखो, अगर यहाँ पर हम डबल डबल नेगेशन देखें तो एक बार फॉल्स ट्रू आ गया, अगली बार क्या हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स। वही कर रहे हैं, नेगेशन का मतलब ही वही है कि हम उसका नॉट लिखते हैं, तो नॉट ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, नॉट फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, दैट इज वेरी सिंपल। ओके, व्हाट अबाउट आइडेंटिटी लॉज? सो ये जो हमारी आइडेंटिटी लॉज है, तो एनीथिंग दैट इंटरसेक्ट्स और कंबाइंस विद द ट्रू is a true statement. Sorry, if anything is intersection with the true, then it will be the same statement, and anything and sorry or the true statement will be a true statement for sure. ठीक है, यहाँ false आ जाए या true आ जाए, it doesn't matter. ठीक है, this is not pvt, this is p or t, then it is t always. P and a contradiction is always a contradiction, p or a contradiction, it depends on p. For example, यहाँ पर p can take either true or it can take false. So when we combine the union, we do the union with the false, then true and false will give me a true, or it will give me a false, or I must say that P repeats itself. So yes, these things you can understand, these will develop in understanding, but what you need to do is you need to revise. Okay, it is more important that you revise these things before you go for the exam, or you just simply you are aware of these things, that is more important. If you don't know these things, then this may pose a problem for you, else I think these things are very clear. Now what about complement laws? For example, अगर यहाँ true हो गया तो अगला false हो जाएगा, तो this will always be a false statement, या अगर यहाँ पर false हो गया तो अगला true हो जाएगा, तो this will again always be a false statement. But in case of union अगर हम बात करें, तो यूनियन अगर हम बात करें, तो यूनियन में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू यूनियन फॉल्स हो गया तो ये हमेशा ट्रू हो जाएगा, और यहाँ फॉल्स यूनियन ट्रू हो गया तो ये हमेशा अगेन ट्रू हो जाएगा, तो दिस विल बी अ टॉटोलॉजी। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम नेगेशन ऑफ सम एवरी टू स्टेटमेंट will give me a false statement, and negation of false statement will give me a true statement, as it is
obviously mentioned. This is quite easy. Now what about this contrapositive laws? तो ये जो contrapositive laws है we'll discuss about them as well. But yes, अगर हमारे पास ये आपको पता है तो इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई मेन में, तो अभी हम करेंगे थोड़ी देर में कि अगर P implies Q है तो यानी कि if P then Q है तो इसका जो contrapositive होगा तो that is negation of P, sorry, negation of Q implies negation of P, or I must say that if not Q then not P. Okay, great. यहाँ पर हो गया इसका contrapositive laws. The negation of these compound statements you need to understand that we discussed about these things. And what about this? You take this, so this you can write as negation of P or Q. So you can do this negation of P and negation of Q. So this is P or sorry and negation of Q. This is what it is. I must say quite easy. I guess सभी को पता होगा. P implies Q आपको याद रखना है negation of P union Q. ये ज़्यादा important है और ये ज़्यादा यूज आता है rather than anything else. I think मतलब मेरे बहुत सारे क्वेश्चन इसी से डायरेक्टली हो जाते हैं and I hope आप लोगों के भी हो जाते होंगे अगर आपको ये पता है. हाँ, इसमें कंफ्यूज मत होना कि ब्रैकेट यहाँ तो नहीं लग रही, तो ब्रैकेट यहाँ नहीं लग रही है, वैसे बता देते हैं. ठीक है. सो नेगेटिव ऑफ नेगेशन ऑफ कंडीशनल ये अभी अभी अपन ने डिस्कस किया है, 2 बार क्यों आ गया. चलो आगे होगा. बाई कंडीशनल के लिए क्या है कि आप इसको ऐसे लिखो नॉट ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज. ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिख लो नॉट ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू यूनियन नॉट ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी. तो अब इसको क्या लिख लोगे, इसको लिखना तो आ ही गया है अपने को, पी इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू यूनियन क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन पी. अब यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, फिर यहाँ पर कुछ अलग अलग सा स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर अगर कभी ऐसे वैसे फंस जाओ तो एक बार कभी ट्रूथ टेबल, या तो आप ट्रूथ टेबल यूज करो, एक तरीका है ट्रूथ टेबल यूज करो, दूसरा तरीका है सेट थ्योरी यूज करो. तो मैं सेट थ्योरी यूज करके दिखा देता हूँ आपको. मान लो हम पी और क्यू के जंजाले में फंसे हैं. ठीक है, ये हमारा बेसिक सेट है पी और क्यू का. ठीक है, so P intersection with not Q is this portion and Q intersection not P is this portion. So our shaded portion is the required answer. So this is our required answer. So I can say that this is P or Q minus Q or P. Of course we don't use minus in logic, but yes, this is just for your understanding, nothing else. तो आप इसे सेट थ्योरी से रिलेट कर सकते हैं. Any day you feel troubled, you can relate it to set theory. This will be very helpful. Okay, we arrived at this conclusion or this conclusion. Okay, let us move ahead. Okay, these are very important, that what is converse, what is inverse and contrapositive. So as contrapositive हमने कहा कि not P then not Q. अच्छा, इनवर्स में क्या, अच्छा कन्वर्स में क्या है, कन्वर्स में क्या है कि हम P अगर Q है, if P then Q then if Q then P. This is converse. ओके, व्हाट अबाउट इनवर्स. इनवर्स में क्या है कि हम बस इधर डायरेक्ट नेगेशन लगा देंगे, बिना कुछ सोचे नेगेशन लगा लो. इफ नॉट पी देन नॉट क्यू, दिस इज इनवर्स. ठीक है, तो आई डोंट थिंक वी नीड टू राइट, डू आई डोंट थिंक सो. ओके, so this is just a simple understanding. Now we come to a very important section, that is problem solving. If we don't solve problems, these things would just remain as it is. What we need is that we need to solve some decent amount of problems, around 5-6 problems, and yes, these things would be much more clear. Okay, let us start then. Okay, so first problem that comes. Okay, so this problem, let us start. Consider the data x on taking the values with the frequencies. This, so 0 is taking the frequency NC0. Okay, so this is our data and this is our frequencies with frequencies ये है ना, तो frequency है, तो NC1 बारी कितना आ रहा है 2, NC2 कितनी बार आ रहा है 4, और ऐसे करते करते यहाँ पर लास्ट में 2n आएगा NCN के लिए, क्योंकि हमें पता है n+1 टर्म है, तो 2 पे चल रहा है तो ये 2n पे चलेगा. या हम जनरली कह सकते हैं कि 2r के कोरिस्पॉन्डिंग हमारा NCR बार आ रहा है 2r. ठीक है, सो व्हाट इज अवर क्वेश्चन, दैट इफ मीन ऑफ दिस डेटा,
If mean of this data is 728 by 2 raised to power n, what is n? तो मीन निकालने का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए x बार। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं। तो x बार इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सो दिस इज 0 into nc0 plus 2 into nc1, or I must write it as nc1 into 2 raised to power 1 plus nc2 into 2 raised to power 2, and so on. This thing works upon how till it is coming till ncn and 2 raised to power n divided by what are the number of total frequencies. So this is nc0 plus nc1 plus nc2 and so on up to ncn. So what is the value of this? So this is nc0 into 1, nc1 into 1, nc2 into 1, nc3 into 1. तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही होगा that this is equal to 2 raised to power n. And what is the above factor? Now don't call it as 3 raised to power n. बहुत सारे लोगों की ये गलती रहती है. Let me remind you one thing. It is 0 into nc0, or I must say, yes, so it is nc0 times 0 plus nc1 times 1, sorry 2 plus nc2 times 2 square प्लस सो ऑन, तो एन सी एन टाइम्स 2 रेज पावर एन। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि दे राइट इट एज सिग्मा आर फ्रॉम 0 टू एन एन सी आर 2 रेज पावर आर, एंड दे फॉरगेट दिस टर्म दैट दिस इज नॉट वन। ठीक है, दिस वाज अ ट्रैप दैट वाज गिवन इन दिस क्वेश्चन व्हेन इट केम इन एग्जाम, कि यहाँ पर वन होता तो ये हमारा सही बैठता, बट अभी ये वन नहीं है। So what is important is that we subtract the zeroth term from it. So what is the zeroth term from it? It is nc0 2 raised to power 0. So this will be subtracted from this sum. Now this is binomial coefficient of 1 plus 2 raised to the power n. ठीक है, minus nc0 into 2 raised to power 0, that is 1. And we are adding this term as well. So plus nc0 into 0. So 0 into nc0 is at last it is 0. So this is only 3 raised to power n minus 1. Don't get confused, because once you get confused, this thing would be this, all this information, this is all this mehnat, the hard work that we put in today, that would go wasted. So this is 728 by 2 raised to power n. So the numerator must be 728. So 3 raised to power n minus 1 has to be equal to 728. Now this is 729. Now what is 729? 3 raised to power n is 729. So this is 9 का cube. तो 9 का cube यानी कि 3 raised to power 6. So n is equal to 6. तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था. Quite a simple one. I don't think इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी. If you have any doubts, you can refer to binomial theorem का revision checklist, because उसमें मैंने ये सब वैसे बताया हुआ है. बट अगर आपको कोई दिक्कत हो और स्टिल अगर आपको समझ ना आए, तो यू कैन वेट फॉर 2-3 days, क्योंकि हम बाइनोमियल भी जल्द ले आएंगे. So this binomial will also be covered in the marathon, and then these will be clear. But yes, this was asked in September shift, I guess, of 2020 examinations. Okay, so उस टाइम देखो पेपर क्या आया था, तो आप लोगों का भी कैसा भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is another question. This is from ये आपको थोड़ा फील सा आ रहा होगा. xi minus a, this is equal to n. I'm writing the question only, so that's why I was not talking. I have to find sigma. So you have to find sigma. So for sigma, best approach is you find sigma square. Now, first of all, don't get misled. This is a normal number. A is any number. It is not mentioned till the time it is mentioned that it is mean. It is absolutely fine. But since it is not mentioned that it is the mean, you can't say that it is mean. Okay. So अब हमें पता लग गया कि ये मीन है या नहीं. वी डोंट नो, बट यस एटलीस्ट आई नो कि दिस इज सम नंबर. इट इज नॉट द मीन, बट इट इज एनी नंबर ए. कैन आई फाइंड मीन फ्रॉम सच एन ऑब्जर्वेशन? That is the question. And yes, I will answer it myself only, because I can't interact with you currently. So I have to answer myself. So I can write it as sigma I1 to n xi minus sigma I1 to n constant a is equal to n, or I can say that this is a into n. So I can write this as directly, I'll write this as directly a times of n is equal to n. Okay, or I can write directly sigma I1 to n
xi, this is equal to a plus 1 times n. Or I found the mean from here, that when I divide by n, so this will become the mean x bar, so that will be equal to a plus 1. So I found the mean as a plus 1, but I was asked for standard deviation. So one thing, what else could have I done? What else could have I done? For if I have found the mean, once I found the mean, my task becomes much simpler. Because मैं क्या कर सकता हूँ, because I know, what am I aware of is that sigma I 1 to n xi minus a का जो स्क्वायर है, that is equal to a times of n. So one thing I can do is I can find sigma xi square from it, and then I apply the formula of that standard deviation and all. Another thing is that I can generate something as like, since it is a plus 1 only, ठीक है, तो हमें क्या करना है, what I can do is I can, this is a different approach that I am trying to apply so that my question becomes simpler. So this is a special thing to do, so I can do it in this manner, and minus, okay, so I have to add 1, okay, right. तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है, ये वाली चीज तो डिस्टर्ब नहीं हुई ना, हमने 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया और इसको इस तरीके से क्लब कर लिया. फायदा क्या हुआ इससे? लेट अस ट्राई टू सी व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस. अगर हम इसे इस तरीके से लिख दें तो दिस विल बिकम सिग्मा आई 1 टू n, और मैं इसको एक सिंगल टर्म की तरह क्लब अप करूं तो इससे मेरे पास ये बन गया एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का सिग्मा. ठीक है, तो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार ये बन जाएगा और ये सिग्मा 1 बन जाएगा. अब इसका वैल्यू है ए एन के बराबर. अच्छा, हमें मीन भी पता है वैसे तो मीन हमें पता है तो हम इसे वैसे तो डायरेक्टली डाल सकते हैं, बट यहां से अगर हम हर टर्म को n से डिवाइड कर दें, तो इफ आई डिवाइड दिस बाय n, दिस बाय n, दिस बाय n एंड दिस बाय n, व्हाट आई एम फाइंडिंग इज दैट, देखो ये अप्रोच बहुत डिफरेंट है और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होती है. मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और एग्जाम में जब लगाओगे तो ये बहुत फास्टली लग सकती है. तो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये वाला चीज तो वेरिएंस हो गया, प्लस सिग्मा 1 बाय सिग्मा 1 दैट इज एन, एन बाय एन इज 1, माइनस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार. सो हम इन्हें इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो सिग्मा एक्स आई बाय एन, so sigma xi by n will be x bar, so minus twice of sigma xi by n, that is equal to x bar minus x bar को हम n बार करें तो that is simply this term will get cancelled out and we are left with this a. So now this thing is variance sigma square plus 1. अच्छा, वैसे हमने शायद ये वाली चीज भी देखी थी कि सिग्मा xi माइनस x बार का वैल्यू 0 होता है. मैं आप लोगों को वापस दिखा देता हूँ. सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का वैल्यू 0 होता है. कहाँ डिस्कस किया था? यहाँ कहीं तो किया था डिस्कस, इसमें मीन की प्रॉपर्टीज में किया था ना. ये देखो, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का वैल्यू 0 होता है, तो हमने यूज कर लिया ना, सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू 0. सो वी यूज दिस प्रॉपर्टी एंड दिस केम टू आवर रेस्क्यू इन टुडेज लेक्चर. सो मुझे ही वैसे बताने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने फालतू में एक्स्ट्रा, देखो इसलिए बोलता हूँ कि प्रॉपर्टीज पता हो तो बहुत इजी हो जाता है. तो इससे आंसर आ जाता है ये. ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस 1, डी ऑप्शन मैचेस, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो इसमें देखो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा था और वेरिएंस निकाल के भी बहुत सारे लोग छोड़ देंगे और ए मार्क कर देंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा था, तो रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली and yes, your things will become much simpler. Great, I hope ये क्वेश्चन सभी को समझ आ गया होगा. Let us move to the next question then. Okay, so our next question is that the mean and variance of 20 observations are found to be 10 and 4. On rechecking, it was found that an observation 9 is incorrect and the correct observation that was inserted was 11. What is the correct variance? तो यहाँ पर हमें पता है कि there are 20 observation first of all, and the mean of that 20 observation is 10. So for the incorrect data I am talking,
दैट यहाँ पर हमारे पास 20 ऑब्जर्वेशन है, एक्स बार 10, तो ऐसे क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी बुक से भी करे होंगे। तो इससे क्या बनता है, हमारे पास सिग्मा एक्स आई का वैल्यू बनता है, सिग्मा एक्स आई बाय एन का वैल्यू 10 बनता है, तो सिग्मा एक्स आई का वैल्यू बन जाता है 200। नाउ वेरियंस सिग्मा स्क्वायर इज गिवन टू मी एज 4। नाउ व्हाट इज दिस वेरियंस? तो one thing is that you can directly apply sigma xi minus x bar का square divided by n, ठीक है, or you can write it in this manner, sigma xi minus 10 square divided by 20, that this term this is equal to 80, ठीक है। So this is the thing that you must know, or you can directly apply this variance formula, that this is sigma xi square by n minus sigma xi by n whole square, that is mean square. So I'll apply this formula for this question and not this. Reason, there is no plausible reason to this, I'm just applying because इससे पिछला वाला मैंने अप्लाई करके दिखा दिया था, तो इस बार ये वाला दिखा देते हैं। तो 4 is equal to sigma xi square by 20 minus mean is कितना 10, तो 10 का स्क्वायर इज 100। सो दिस सिग्मा xi स्क्वायर by 20 का वैल्यू कितना बन जाता है 104। ठीक है, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना मैंने? हाँ, लग तो सही रहा है, चलो बढ़िया है फिर तो सिग्मा xi स्क्वायर हमें सिग्मा xi by 20 ऐसे इसको एज इट इज रख लेते हैं। Okay, now what is the next thing is that on rechecking, it was found that one observation 9 was incorrect and the correct observation was 11. ठीक है, so this is given to us. So what I can do is I can just write it in this format. So sigma xi square is equal to 104 times 20. Okay, so 104 times 20. But this is for the incorrect data, but for the correct data, let us try to write it for the correct data now. तो करेक्ट डेटा, अगर हम करेक्ट डेटा के बारे में बात करें, सो वन थिंग, correct observation was 11 and incorrect observation was 9, so incorrect is 9 and correct is 11. So what we can do is we can subtract from xi square. First of all, from sigma xi, what I can do is that is equal to 200, but I have to subtract 9 and add 11, so overall my answer would be 202. And for sigma xi square, I have to subtract 104 times. It is not it is multiplication and not dot, so don't I mean to say not per decimal, don't confuse. So minus 9 square plus 11 square. Now let us look at the killer observation. What should be your observation कि 11 square minus 9 square लिखा हुआ है, तो ये 104 into 20 plus 11 square minus 9 square is 11 plus 9 times of 11 minus 9. So this becomes 106 times of 20. और ये सभी को पता होगा कि कैसे करा है, तो I have saved my time in the calculations. So this is a very important thing to do when it comes to exam. Okay, so this is this, or in fact, what did I actually require? I actually require the correct variance. How can I calculate it? I have correct sigma xi square by 20. I can calculate that is equal to 106. I have the correct mean, so correct mean sigma xi by 20. This is my correct mean. This is equal to 202, so this will be equal to I think 10.1. So yes, for this correct variance is sigma square is equal to 106 minus 10.1 का स्क्वायर। तो 10.1 का स्क्वायर आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 10.1 का स्क्वायर आई थिंक ये पैटर्न वाला बनता है, जस्ट अ मिनट, 101 और यहाँ पर 101, यस, सो दिस इज 10201 पॉइंट, 2 डेसिमल लगेंगे तो 106 माइनस 102.01, तो याद रखना 101 का स्क्वायर होता है 10201, 10101 का स्क्वायर अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। तो ये पैटर्न वाला सवाल होता है, लॉजिकल रीजनिंग के बेस्ड है, मतलब वो ये जो हमने मैथमेटिकल पढ़ा ये नहीं, दूसरे वाला। तो 3.99 आ रहा है, तो हमारे करेक्ट वेरिएंस का आंसर था 3.99। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। Yes, so this is another problem that we can apply for. So for the observations, it is given that sigma I1 to 10 xi minus 5 is equal to 10 and sigma I1 to 10
xi minus 5 का square is equal to 40. So if mean of these mean and variance of these observations, so mean and variance of these observations नहीं of the observations, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, तो हमने क्या किया कि हमने ऑब्जर्वेशंस को हर एक को रिड्यूस बाय 3 कर दिया। तो फर्स्ट थिंग इज कि एक तरीका तो है कि आप डायरेक्ट इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, ठीक है, और मीन निकाल लो, और मीन में आप रिड्यूस बाय 3 कर दो, और स्टैंडर्ड डेविएशन आप वैसे का वैसा रख सकते हो, सॉरी वेरिएंस आप वैसे का वैसा रख सकते हो, बिकॉज उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट का फर्क नहीं पड़ता। अनदर थिंग इज कि आप क्या करो, यहाँ पर हमें पता है कि हर अवर रिक्वायर्ड टर्म इज एक्स आई माइनस 3, तो इसको आप कुछ ए आई रख दो, तो इससे हमारे पास सिग्मा आई 1 to 10 ए आई -2 बनेगा, इसका वैल्यू बनेगा 10, और सिग्मा आई 1 to 10 ए आई -2 जो हमारी रिक्वायर्ड टर्म्स है वो ए आई है। तो अब आप ए आई के लिए लेमडा और म्यू का वैल्यू निकालो, यानी कि मीन और वेरिएंस निकाल लो, तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसका मीन निकाल लेते हैं, तो सिग्मा ए आई बाय एन निकालना है, एन कितना है 10, तो हम डिवाइड कर लेते हैं, तो सिग्मा ए आई बाय 10 माइनस 2 कितना 10 बार, 2 गुनी 10, 2 गुना 10 20, तो डिवाइड बाय 10 इज 1, और यहाँ पर हमारे पास 2 और यहाँ पर बचेगा 1, तो इससे हमें मिल गया मीन जो है that is equal to 3। तो हमारे पास B और D option are eliminated, our mean that is lambda is equal to 3। now I have to calculate mu, so that might feel challenging, but yes, if I have this I can do it। our mean is 3, so I can generate 3 and add one thing, and yes, that is a much better approach. I find that much easier. Let us try to do it then। so sigma I1 to 10 ai minus 2 का square, so I can write it as ai minus 3 plus 1 का square, right, is equal to 40। ठीक है, तो ये आ जाएगा सिग्मा I1 to 10 ai minus 3 का स्क्वायर प्लस 1, सिग्मा 1 इज 10, 10 बार ऐड होगा, ठीक है, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा ai minus 3 टाइम्स 1। देखो जब यहाँ 1 बनेगा तो ये डायरेक्टली मीन के हिसाब से सिग्मा बनेगा और इसका वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पर व्हाट इज अ पॉइंट टू ऑब्जर्व कि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस ऑफ दिस नंबर और यहाँ वाला जो नंबर है, अगर वो 1 जैसा कुछ बन रहा है तो आप ये वाला मेथड लगाओगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि आपको ये वाली चीज पता है। और ये एक ऐसा टेक्टिक है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। दिस इज अ शॉर्टकट इन स्टैटिस्टिक्स। तो पीपल थिंक कि स्टैटिस्टिक्स में कोई शॉर्टकट वगैरह होता ही नहीं है, पर आप लोगों के सामने है भाई, अब जनता के सामने है, आगे हम क्या बोले, ठीक है, हम तो मात्र पढ़ा सकते हैं, पर लोग पढ़ना नहीं चाहते, तो अब क्या करें। ठीक है, तो अब इसको क्या कर लो, बस सिंपल डिवाइड बाय 10 कर लो, डिवाइड बाय 10 कर लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो वेरिएंस भी आ गया 3, सो ए ऑप्शन मैचेस। देखा कितनी जल्दी हो गया, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन कभी इतनी जल्दी करा नहीं होगा, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये भी मैंने बहुत लिख लिख के डिटेल करके किया। ठीक है, एग्जाम में ये बहुत आसानी से, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट कुड बी सॉल्व्ड इन 40 seconds if you are clear with the theory, but the thing is that many students are not clear with the theory। what else do we expect from the students then। ठीक है, but it's fine at the end of the day, using this method you solved 2 problems, you found those easy। in fact ये डिफरेंस 1 होके भी मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ पर डिफरेंस बढ़ भी जाए तो ये वाला टर्म फिर भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको अलग से बना दिया और इसको हमने किसी कांस्टेंट नंबर से, लेट्स से बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी स्क्वायर बाहर ही आएगा और सिग्मा का वैल्यू 0 ही होगा। तो ये वाला मेथड जो है, दिस you are just underestimating the power of this method if you aren't watching this video। so definitely watch this video, it is very important। let us move ahead। okay, so this is another question। okay, and then we will have move to mathematical reasoning। this is the last question from statistics portion। so let in the series of 2n observations, this was asked in I think March attempt, half of them are equal to a and half of them are equal to minus a, so sum will be 0, and it is quite clear that mean x bar is 0 for 2n observations। okay, also by adding a constant b to each of these observations, so when b is added to each observation, we know that mean will shift by b and standard deviation will still remain the same।
ठीक है, तो इनिशियली जो इसका सिग्मा है that will still remain the same, so sigma 1 is equal to sigma 2, and that is given to be, the mean is given to be 5, so b becomes 5, and this sigma is equal to 20. Okay, I have to find a, so I have to find any one observation. What is the beauty of this thing, that half of the observations are a and half of these observations are minus a. So what you need to know is sigma square. I know the mean is 0, so I have to find sigma xi minus 0. I'm just detailing the things now. Divided by what are the number of observations? It is 2n. So what I need to find? I know that sigma square will be, स्टैंडर्ड डिवीजन दिया है ना, तो ये 400 हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n. अब हर ऑब्जर्वेशन का जो स्क्वायर होगा वो a ही होगा, तो ये 2n बार ऐड होगा. सो यहाँ पर ये 2n बार ऐड होगा, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, if I'm not doing anything correct. oh sorry, it will be a square. I'm sorry, a square का वैल्यू आ जाएगा 400. अच्छा, b का वैल्यू आएगा 5, a स्क्वायर का वैल्यू आएगा 400. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 425. बहुत इजी यार, मतलब मैं सही में बताऊं तो मुझे अपनी प्रिपरेशन में इतना इजी नहीं लगे थे ये सवाल जितने आज लग रहे हैं. पर चलो अच्छा है, अगर आसान लग रहे हैं आपको तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ऐसे बहुत सारे मैं भी प्रैक्टिस नहीं करा करता था स्टैटिस्टिक्स वगैरह की ज़्यादा. पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे सवाल है, पर बहुत इजी लग रहे होंगे आप लोगों को भी. So this is our problem from mathematical reasoning portion. The contrapositive of the statement, if you will work you will earn money. यार ये तो बहुत सिंपल है. हमने कहा था कि P implies Q का contrapositive लिखना हो तो हम लिखेंगे negation of Q implies negation P. So if you, अच्छा तो ये हमारे पास दो स्टेटमेंट आ गई सिंपल वाली. तो if you will not earn money, if you will not earn money you will not work. ए सिंपल इजी, ठीक है, बढ़िया. चलो आगे बढ़ते हैं. Which of the following is a tautology? This is a question, so let us try to do it. This is negation P intersection with P union Q implies Q. Okay, so one thing that we are clear about is that हम यहाँ पर इस वाले implication को पहले solve कर सकते हैं या इसको पहले solve कर सकते हैं, it won't matter. Let me just simplify this expression initially. इसको अपन एक स्टेटमेंट लेंगे, तो ये आएगा नेगेशन ऑफ दिस नेगेशन P नेगेशन इंटरसेक्शन विद दिस, ऐसे बनेगा, और यूनियन Q बनेगा. कोई एक सिंपल सा एक्सप्रेशन देखो, लेट से दोनों, अच्छा Q हमारा फॉल्स रख लेते हैं. Q अगर हम फॉल्स रख लें और P अगर हम ट्रू रख लें, ठीक है, या इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो नेगेशन P नेगेशन ऑफ नेगेशन P इंटरसेक्शन है, तो ये इंटरसेक्शन P यूनियन, सही कर रहा हूँ, हाँ ये सही है ये, और ये आ जाएगा नेगेशन P इंटरसेक्शन Q, ऐसे आ जाएगा, और ये यूनियन Q. अब ये वाली चीज हमेशा फॉल्स है, तो फॉल्स का यूनियन अगर यहाँ ये वाली स्टेटमेंट अब ट्रू होगी या फॉल्स होगी, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स. तो यहाँ पर ये अगर ट्रू होगी तो ये आएगा, फॉल्स होगी तो ये आएगा, तो यूनियन Q आ जाएगा. तो यहाँ से अब हम इसको देखते हैं, तो इसको एनालाइज करते हैं. तो अगर हम P को ट्रू रख दें और Q को फॉल्स रख दें, तो ये हमारे यूनियन में फॉल्स है, ये हमारे ट्रू है तो ट्रू, इंटरसेक्शन बाय फॉल्स है तो फॉल्स, और ये ट्रू यूनियन फॉल्स बनेगा, तो ये बन जाएगा ट्रू. तो पहला स्टेटमेंट के लिए ये तो सही बैठ रहा है. अगर हम दोनों को ट्रू रख दें, लेट्स से, ओ सॉरी इसको हमने फॉल्स रखा था, ट्रू रखा था. ओके, लेट्स से हम दोनों को फॉल्स रख के देख लेते हैं. ठीक है, पहले हम दोनों को फॉल्स रख के देखते हैं, तो ये ट्रू बनेगा, ये फॉल्स बनेगा. ट्रू इंटरसेक्शन फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स का कॉम्प्लीमेंट इज ट्रू. ठीक है, तो किसी भी सिनेरियो में जब यहाँ पर देखो, अब ये वाली चीज हमेशा ट्रू होने के लिए या तो Q को ट्रू हो जाए, या हमारे पास ये वाली जो चीज है, ये अंदर वाली चीज नेगेशन P इंटरसेक्शन Q है, ये हमेशा फॉल्स हो जाए. ठीक है, तो अब देखो ये फॉल्स होने के लिए इसको फॉल्स होना पड़ेगा, तो P को हमेशा ट्रू होना पड़ेगा इसके लिए. तो P अगर ट्रू है, अगर मान लो P फॉल्स हो गया, अगर P फॉल्स हो गया, अगर P फॉल्स हो गया और Q जो है वो ट्रू हो गया, ऐसे सिनेरियो को चेक करते हैं.
तो ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है क्यू ट्रू है और पी ट्रू, ये वाली चीज से ट्रू बन जाएगा, तो ट्रू फॉल्स के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये वाली चीज फॉल्स है, ये वाली चीज हमें फॉल्स नहीं देगी, हमें ट्रू दे देगी, और ट्रू का नेगेशन करेंगे तो फॉल्स आ जाएगा। पर हमारे पास अगर क्यू ट्रू है तो इसकी वजह से ये सही बैठ जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास इसके सारे कॉम्बिनेशन के लिए ये बैठ रहा है, तो ए ऑप्शन मैच वैसे कर रहा है। लेट अस चेक फॉर अदर्स। इसमें देखो पहला ही ऑप्शन बैठ रहा है तो बहुत सही है ये। तो नेगेशन पी यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू। अभी ये देखो इसका फॉर्मेट भी वैसा ही है, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना। इसको अगले पेज पे कर लेते हैं ना। अगले पेज पे कर लेते हैं। तो दिस इज नेगेशन क्यू यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू इम्प्लाइज क्यू। इसको करके देखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा भैया, ये हमारे पास आ जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू। अच्छा, नेगेशन ऑफ क्यू यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू, ये ऐसे आएगा। और यूनियन क्यू ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू जो है इसको अपन थोड़ा सा इसके इससे लॉ से सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो दिस इज क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, ये आ जाएगा। और इसका अपन यूनियन कर लो क्यू से। पहले अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्यू दिस, और ये आ जाएगा नेगेशन पी यूनियन नेगेशन क्यू। सही कह रहा हूँ ना? ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। तो इसमें अब इसमें क्या करना है, अपने को लॉ लगाने का है। तो ये यूनियन क्यू आ जाएगा, तो ये आ जाएगा क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू। तो ये वाली जो चीज है इससे ये आ जाता है दिस। ये फॉल्स है ना, ये हमेशा फॉल्स है, तो ये अब ट्रू होगी या फॉल्स होगी? सही है ना, सही कर रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, पूछा क्या है, टोटोलॉजी पूछी है अपने को। तो इससे क्या हो रहा है भैया, इससे ये हो रहा है कि ये लेट्स से क्यू ट्रू है, नहीं सॉरी क्यू फॉल्स है। देखो क्यू को तो फॉल्स होना पड़ेगा अगर हमें कोई रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए चेक करना है। तो क्यू हैज टू बी फॉल्स, एंड लेट्स से पी भी हमारा फॉल्स हो जाए। ठीक है, तो अगर हमारा पी ट्रू हो जाए, लेट्स से हमारा पी ट्रू हो गया और क्यू फॉल्स हो गया, तो ये वाली जो फाइनल एक्सप्रेशन है ये फॉल्स बन जाएगी। और यहाँ वाला यूनियन जब हम करेंगे तो क्यू, ये हमारा क्यू है और ये पी है। देखो क्यू अगर ट्रू हो गया तो ये हमेशा सही है, और क्यू अगर फॉल्स हो गया उसी के लिए चेक करना है, तो उसके लिए अपन ने पी को ट्रू कर दिया। ठीक है, या पी को फॉल्स भी कर लोगे तब भी वो फॉल्स ही देगा, ये वाला आउटपुट हमेशा फॉल्स होगा क्योंकि इंटरसेक्शन है। और ये फॉल्स आ जाएगा, ये भी, तो ये फॉल्स आ जाएगा। तो एक आर्गुमेंट के लिए फॉल्स आ रहा है, तो सेकंड इनकरेक्ट हो गया। थर्ड को चेक करते हैं। ठीक है, सॉरी, थर्ड को चेक करते हैं। तो थर्ड को चेक करने के लिए हमारे पास है यहाँ पर P इम्प्लाइज Q इंटरसेक्शन विद व्हाट, Q इम्प्लाइज P। तो लेट्स डू इट। सो दिस इज नेगेशन P यूनियन Q। देखो इस स्पीड से करना पड़ेगा क्वेश्चन को जब एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो यू डोंट नीड टू वरी, विद प्रैक्टिस ये आ जाएगा। तो ये दो है, तो इसको ऐसा करते हैं, इसमें लॉ लगा लेते हैं। तो इसको अपन थोड़ी देर के लिए इसको अपन टी स्टेटमेंट, या इसको टी नहीं, इसको लेट से कोई स्टेटमेंट लेट से के लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी के इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू, के इंटरसेक्शन क्यू। ओहो ये पी है यार, ये पी है, सॉरी। तो दिस इज के, दिस एंड पी। ओके, नाइस, ये हमारे पास आ गया। और अब के को आप सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा नेगेशन पी और क्यू एंड negation q. This is like this, and this is also like negation p और q। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अच्छा ये इसके साथ इंटरसेक्शन है, उल्टा इंटरसेक्शन है, वो भी सही है। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको ऐसे लिख लेंगे, नेगेशन ऑफ q इंटरसेक्शन विद नेगेशन ऑफ p यूनियन q। देखो मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का, ताकि मतलब आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए बस।
दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपको ये चीजें क्लियर हो कि कैसे सॉल्व करते हैं इसे। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए ये तो भाई वापस वही वाली चीजों पे आ रहा है, तो घूम फिर के हमें सही आंसर तक पहुंचना है। नेगेशन ऑफ पी यूनियन, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट, और नेगेशन ऑफ क्यू इंटरसेक्शन तो ये फॉल्स आ जाएगा, तो इसी पे डिपेंड करेगा। यूनियन विद, अब यहाँ पर पी इंटरसेक्शन नेगेशन पी तो ये फॉल्स, यूनियन विद पी इंटरसेक्शन विद क्यू। ठीक है, तो अब हमें पता है, हमें क्या पता है कि ये वाली जो चीज है ये लिखी है नेगेशन ऑफ पी और यूनियन क्यू। ठीक है, और इसका यूनियन कर रहे हैं विद पी इंटरसेक्शन क्यू। अब ये वाली चीज लेट्स से पी यूनियन हमारे पास पी यूनियन क्यू अगर हमारे पास ट्रू हो जाए और पी इंटरसेक्शन क्यू हमारे पास फॉल्स हो जाए, तो बहुत सारे सिनेरियो हैं। लेट्स से ये ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, तो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, तो ओवरऑल ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू हो गया पर नेगेशन करके फॉल्स हो गया, और ये वाला तो वैसे ही फॉल्स है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर भी एक फैलेसी वाली कंडीशन, मतलब फैलेसी नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और सिमिलरली आप डी के लिए भी चेक करोगे तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो ए ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेक करना आना चाहिए। Let us move to the next problem. So if the Boolean expression is tautology, I guess this is the last question. Yes. So if our Boolean expression, student, if our Boolean expression P implies Q, implies and implied by Q star negation P is a tautology. This is a tautology. Then what is this expression? So हम क्या करते हैं, इसको एक बार के लिए इसको implies and implied by के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो this implies and implied by Q स्टार ऑफ नेगेशन P ऐसे आ जाएगा, और implies and implied by है तो हम एक बार के लिए इसको ऐसे लिखेंगे। मैंने कर दी थी गड़बड़ अभी, फिर बाद में मैं गलती कर दूंगा और दिक्कत हो जाएगी। तो नेगेशन ऑफ P यूनियन Q, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, इंटरसेक्शन विद नेगेशन ऑफ Q स्टार नेगेशन P यूनियन नेगेशन ऑफ P यूनियन Q, ये ऐसा कुछ बन रहा है हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, जज करना है कि ये स्टेटमेंट किसके लिए ये हमेशा टोटोलॉजी है। तो ऐसा करते हैं, एक बार के लिए दोनों को ट्रू स्टेटमेंट लेके देख लेते हैं। तो ये हमेशा ट्रू होगी उस सिनेरियो में, और ये चीज हमेशा ट्रू होगी, तो ये वाली चीज तो चाहे कुछ भी हो जाए ये हमेशा ट्रू होगी, तो इंटरसेक्शन हमारा ट्रू के साथ हो रहा होगा। अगर हम दोनों ट्रू ट्रू लेंगे तो ये ट्रू देना चाहिए, तो इसके लिए तो ये ट्रू दे रहा है। अब यहाँ पर इसको ट्रू देने के लिए हमें स्टार की कुछ वैल्यूज चाहिए होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस स्टेटमेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनना ध्यान से, यहां तक तो ये ट्रू आ रहा है पर नेगेशन के साथ फॉल्स आ रहा है, और यूनियन के लिए इस वाली टर्म को हमेशा ट्रू देना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि यहाँ पे अगर ट्रू आ गया तो इस वाली को इंटरसेक्शन के साथ ट्रू देना, क्योंकि हमेशा टोटोलॉजी होनी चाहिए। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है अगर दोनों ट्रू है तो ये वाले देखो, ये दिमाग से अगर आप इस तरीके से करते तो ये बहुत तेजी से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ट्रू है, इसका नेगेशन करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा, तो ये बचेगा अपने पास। ठीक है, अब ये होना चाहिए हमेशा ट्रू। ओके, तो क्यू है, ये हमारे पास ट्रू है, तो ट्रू नेगेशन पी है, तो यानी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने क्यू और पी को तो जज कर लिया है, क्योंकि हमने ट्रू रख दिया। तो यहाँ पर इनके बीच में इंटरसेक्शन तो होगा नहीं, तो स्टार क्या होना चाहिए, यूनियन होना, वी होना चाहिए। तो वी होना चाहिए, तो पी वी नेगेशन क्यू है, तो दिस इज ऑल्सो दिस थिंग, पी वी नेगेशन क्यू है, इसको हम लिख सकते हैं नेगेशन क्यू इन दिस, और वी कैन राइट इट एज क्यू इम्प्लाइज वी। तो इस तरीके से ये होना था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, so this was the last problem from mathematical reasoning, and I hope that you understood this problem. I hope you had a great time learning in this session. This session has been really very long, and I guess you understood the concepts that were involved, and you solved the problems that were involved. So thank you everyone for watching this video. I hope you had a great time and you solved these problems with ease. Thank you everyone for watching. Have a great time. Stay safe and bye.